बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज की इस एपिसोड में CS 205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हम सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। ये हमारी फाइनल टर्म एग्जाम प्रिपरेशन सिलसिले की इस सब्जेक्ट की सेकंड वीडियो है। इससे पिछली वीडियो में हमने 60 MCQs को रिव्यू किया था। मुझे उम्मीद है अगर आपने उनको देखा है तो काफ़ी बेसिक चीज़ें और फाउंडेशन लेवल की जो चीज़ें हैं वो आपने पहले ही रिव्यू कर ली हैं, और अगर आपने नहीं देखा तो काइंडली उस वीडियो को पहले ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बिल्ड करके हम सब्जेक्टिव जो है उसको रिव्यू करेंगे। तो इफ़ यू आर रेडी, क्विकली फिर शुरू करते हैं। और आज का एजेंडा क्या होगा, हम इस सेक्शन में जो कि सब्जेक्टिव है, हम इसमें एक मेगा रिव्यू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और हमने 40 सवालों का इंतखाब किया है। ये कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं और कुछ आपके कोर टॉपिक से कुछ नए क्वेश्चंस भी क्रिएट किए गए हैं, क्योंकि हर साल नए क्वेश्चंस ऐड होते हैं, तो इसलिए नए क्वेश्चंस को भी ज़रूर सामने रखना चाहिए। लेकिन टॉपिक्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। 20 जो है वो 3 नंबर के सवाल होंगे और 5 नंबर के क्वेश्चन जो है वो दोनों शामिल हैं। तो ये आपके 60 MCQs और 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये मिला के एक 100 क्वेश्चंस का एक बहुत कम्प्रीहेंसिव रिव्यू हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इन 100 क्वेश्चंस को रिव्यू करने के बाद आप इस काबिल हैं कि अब अपना CS 205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का पेपर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ दे सकते हैं। न सिर्फ दे सकते हैं बल्कि 90% से ज्यादा उसमें सिक्योर भी कर सकते हैं, राइट? सो इफ यू आर रेडी, लेट्स डाइव इन। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क्स ऑफ नॉट पैचिंग। हमें पता है कि कोई वल्नरेबिलिटी सिस्टम में एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये है हमने अगर पैच नहीं किया तो यकीनन हो सकता है कि कोई अटैकर उसको यूज करके उससे एक्सप्लॉइट कर सके या कोई अपना पर्सनल बेनिफिट या एडवांटेज गेन कर सके। नंबर 2, जो सिस्टम पैच नहीं होते यकीनन उसमें वीकनेस होती है, और ऐसे सिस्टम पे ज्यादा साथ होते हैं किनके, मैलवेयर के, रैंसमवेयर के, या फिर मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस के, या फिर वायरसेस के, जो थ्रू ईमेल अटैचमेंट या वेब सर्विंग के थ्रू हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी हमारी सिस्टम्स या हमारी एप्लीकेशंस को। नंबर 3, चूंकि सिक्योरिटी होल है, हमने अभी तक सिस्टम पैच नहीं किया, वो एप्लीकेशन पैच नहीं किया, वो वेब ब्राउजर पैच नहीं किया, कोई भी चीज हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है या तो कोई देख सकता है या उनको एक्सेस कर सकता है, और यहाँ तक के भी हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को कोई स्टील भी कर सकता है या उनको कॉपी वगैरह भी कर सकता है। और चौथी चीज जो है वो हमें ज़हन में रखनी है, वो ये है कि चूंकि सिस्टम जो है वो पैच नहीं है, इसका मतलब है कि सिस्टम स्टिल अनस्टेबल है, वो एप्लीकेशन भी अनस्टेबल है। मुमकिन है खुदा न खास्ता किसी वक्त चलते चलते हैंग हो जाए, क्रैश हो जाए, या फिर पूरे सिस्टम को क्रैश कर दे, तो ये सिस्टम भी अनस्टेबल रहेगा और मुमकिन है कि सिस्टम किसी हद तक या किसी टाइम के लिए डाउन हो जाए, यानी फिर यूज के काबिल भी ना रहे। तो ये कुछ बुनियादी चीजें हैं जो हमें ज़हन में रखनी हैं अगर हम किसी सिस्टम को पैच नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज द सिक्योरिटी हार्डनिंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मोड? यानी जो सिक्योरिटी हार्डनिंग का फेज है वो हमेशा पहले नंबर पे क्यों आता है ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल में? देखिए, बुनियादी बात ये है, सिक्योरिटी हार्डनिंग में जो हम काम करते हैं वो इस नोयत के हैं कि वो बिल्कुल फाउंडेशन लेवल के हैं। यानी हम उसमें क्या करते हैं, अपने सिस्टम के अंदर बहुत सिक्योर फाउंडेशन डेवलप करते हैं। और वो कैसे करते हैं, हम देखते हैं कि जो बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज हैं उनको हम रिमूव करें, यानी डिटेक्ट करें, उनको फिर रिमूव करें यानी पैच करें। जो कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमने सिक्योर नहीं की हुई, जो कि हमें लगता है कि सिक्योर करनी चाहिए, फॉर एग्जांपल हमने पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में सेव किया हुआ है, तो प्लेन टेक्स्ट का पासवर्ड कोई भी ले सकता है, तो हमें क्या करना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस कि पासवर्ड इनक्रिप्टेड करने चाहिए। इसी तरह और जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो हमें क्या करनी है, उनको बेहतर करना है, ताकि हम क्या कर सकें, एक फाउंडेशन लेवल की एक अच्छी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकें। अब अगर एक फाउंडेशन लेवल की सिक्योरिटी अच्छी अवेलेबल है या सिस्टम फाउंडेशन लेवल पे एक अच्छा है, सिक्योर है बुनियादी तौर पे, तो फिर ही हम अगले किसी लेवल पे कह सकते हैं कि हम थ्रेट से सेफ हैं, सिक्योर हैं और सिस्टम को हम मॉनिटर कर सकते हैं। अगर फाउंडेशन लेवल पे ही हमारा सिस्टम इनसिक्योर है, तो आप बाकी बताइए कि बाकी लेयर्स के ऊपर जो मॉनिटरिंग है या किस तरह की चीजें हैं वो हम नहीं कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज आईटी गवर्नेंस? एंड सेकंड पार्ट है, व्हाट आर इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव्स? यानी पहले तो ये देखेंगे कि गवर्नेंस से हम क्या मुराद लेते हैं। देखिए, गवर्नेंस में 3 चीजें आती हैं। एक, हम कोई फ्रेमवर्क बनाते हैं और इस फ्रेमवर्क के अंदर 3 चीजें जो आती हैं वो क्या है, एक हमारे पास पॉलिसीज होती हैं, यानी हम ये काम क्यों कर रहे हैं। सेकंड है प्रोसेसेस, वो आपको पता है इस काम को करने के लिए, यानी किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो तरीकेकार हैं, जो मेथड्स हैं, वो हमारे क्या होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं। और थर्ड, हमने डिसाइड कर लिया कि काम कौन सा हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और उनको करने का तरीकाकार क्या है।
तो जिन लोगों ने काम करना है उनकी भी कोई तरतीब होनी चाहिए, उनको भी तो हमें मुनज़्ज़म करना है, ऑर्गेनाइज़ करना है। तो जो ऑर्गेनाइज़ेशन स्ट्रक्चर होगा बेसिकली, या कौन-सी हायरार्की में कौन-सी पोज़ीशन किसको रिपोर्ट करेगी, किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगी, कोलैबोरेट करेगी, हाउ पीपल विल इंटरैक्ट। तो ये क्या होगा? थर्ड पार्ट, दिस इज़ स्ट्रक्चर। तो पॉलिसीज़, प्रोसेस और स्ट्रक्चर, ये तीनों चीज़ें मिलके बनी एक फ्रेमवर्क, और ये फ्रेमवर्क क्या गाइड करता है कि जो आईटी है हमारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको बिज़नेस को सपोर्ट करना चाहिए। यानी जो बिज़नेस के फंक्शन हैं, या बिज़नेस का जो ऑपरेशन है, या बिज़नेस का जो अल्टीमेट गोल और ऑब्जेक्टिव है, आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसको सपोर्ट करे, उसको लेवरेज दे, उसको टेक्नोलॉजी, उसको वो सोर्स, वो चीज़ें, वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे ताकि बिज़नेस स्मूथली, सीमलेसली रन हो सके। और दूसरी चीज़ क्या करनी है? रिस्क मैनेज करे, बिज़नेस को जो दरपेश हैं खतरात, टेक्नोलॉजी मदद करे ताकि उनको कम से कम किया जा सके, ताकि बिज़नेस क्या करे? वैल्यू डिलीवर कर सके, ठीक है? अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? क्योंकि हमने यहाँ से भी कोशिश की है कुछ चीज़ें निकालने की। सबसे पहले क्या होगी? आईटी की या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पूरी अलाइनमेंट होगी किसके साथ? बिज़नेस गोल्स के साथ। बिज़नेस के गोल क्या हैं? आईटी को उस तरह से अलाइनमेंट होना पड़ेगा, अपने आप को रीअलाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिज़नेस ने डिसाइड किया है कि वो ऑनलाइन सेल करेगा। अब आईटी को क्या करना होगा? ई-कॉमर्स वेबसाइट, प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करना होगा, ठीक है? सेकंड क्या हो सकता है कि जी जितने भी रिस्क हैं वो मैनेज करने होंगे, और इंश्योर करना होगा इस बात को कि जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो फॉलो हो रहे हैं, वो कंप्लाई हो रहे हैं। थर्ड क्या हो सकता है? हमें रिसोर्सेज को भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। यानी एक काम अगर 10 रुपए से हो सकता है तो हम 12 क्यों खर्च करें? एक काम एक बंदा कर सकता है तो हमने 2 क्यों डिप्लॉय किए हैं वहां पे? वही काम अगर घंटे में हो सकता है तो हम 1.5-2 घंटे क्यों लगा रहे हैं, राइट? सो इन द टर्म्स ऑफ मनी, एफर्ट्स, रिसोर्सेज, पर्सन्स, हमें उनको भी ऑप्टिमाइज करना है और परफॉर्मेंस को भी देखना है, यानी पहले से बेहतर करनी है, अच्छी करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म जीरो डे एक्सप्लॉइट? ये एक टर्म यूज की जाती है साइबर सिक्योरिटी में, जीरो डे एक्सप्लॉइट। इससे मुराद क्या होती है कि ऐसा एक्सप्लॉइट या एक ऐसा असल में वीकनेस होती है या वल्नरेबिलिटी होती है किसी भी वेंडर या किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी की बनाई हुई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के अंदर, जो उनको भी खुद पता नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी है, उन्होंने कोई वेब ब्राउजर लॉन्च किया है, आपकी कंपनी को अभी तक नहीं पता कि उनके बनाए हुए वेब ब्राउज़र में कोई मसला है, जबकि किसी थर्ड पर्सन को पता चल जाता है कि आपके वेब ब्राउज़र में तो ये एक वीकनेस है, जिस वीकनेस को यूज़ करते हुए आपके सिस्टम में एक्सेस किया जा सकता है, या आपकी वेब की जो ब्राउज़र की ट्रैफ़िक है, उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं और उसकी कॉपी ले सकते हैं। तो यूँ आपका जो वेब ब्राउज़र जितना डेटा भेज रहा है, जितनी वेबसाइट्स ब्राउज़ कर रहे हैं आप, या जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड आप अपने वेब ब्राउज़र को दे रहे हैं, वो हम उनकी कॉपी ले सकते हैं, एंड वी कैन हैव द एक्सेस टू योर ईमेल अकाउंट्स और योर एफटीपी अकाउंट्स और वेब सर्वर लॉगिन्स एंड सो ऑन। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी कुछ इस तरह की कोट करने की कोशिश की गई है। कोई एक अटैकर है, उसको पता है कि किसी कंपनी के बनाए हुए वेब ब्राउज़र में कोई एक ये वल्नरेबिलिटी है, और उस वल्नरेबिलिटी को यूज़ किया जा सकता है, एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। किस तरह से? कि रिमोटली एक्सेस करके कोई कोड रन किया जा सकता है। अब इससे पहले कि जिस कंपनी ने वो वेब ब्राउज़र बनाया है, वो इस एक्सप्लॉइट को रोके या इस वल्नरेबिलिटी को पहले समझे और उससे अवेयर हो, उनको पता चले, और फिर वो क्या करें, कोई ना कोई एक पैच बनाएं और पैच को फिक्स करें और फिर अपने उस वेब ब्राउज़र को सिक्योर करें। इससे पहले अगर कोई अटैकर उस वीकनेस को यूज करके कोई फायदा उठा लेता है, कोई बेनिफिट उठा लेता है, तो उसको हम कहते हैं, ये क्या होगा? जीरो डे एक्सप्लॉइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी इंजीनियरिंग? व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स? तो सिक्योरिटी इंजीनियरिंग की हमने बात की थी ऑब्जेक्टिव के सेक्शन में भी, कि ये सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल जो है वो उसके थर्ड लेवल या थर्ड लेयर पे होती है, और इसका काम बेसिकली क्या होता है कि हायर लेवल के ऊपर पूरा आर्किटेक्चर डिफाइन करना। यानी एक कंपनी में जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसको डिजाइन भी करना, उसको इम्प्लीमेंट भी करना, फिर ओवरऑल पूरे सिस्टम के जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर फिर पूरी चीजों को मेंटेन करना, डिवाइसेस को, एक्सेस को, लॉग्स को, सिक्योरिटी को, इन सब चीजों को फिर प्रॉपरली मॉनिटर भी करना। और द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज कि सिस्टम, डिवाइसेस, डेटा, यूजर्स, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें सेफ एंड सिक्योर रहें, ताकि बिजनेस अगेन सीमलेसली रन हो सके, ऑपरेट कर सके। मेजर ऑब्जेक्टिव्स में क्या चीजें शामिल है? सबसे पहली बात वही जैसे हमने अभी कही है कि इसका काम क्या होगा? सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को डिफाइन करना।
अब ये सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है वो किसी गाइडलाइंस के तहत डिफाइन होना चाहिए, बिल्कुल। जो इस वक्त दुनिया भर में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो ये कहती हैं कि लेयर्स इतनी होनी चाहिए सिक्योरिटी की, आईडीएस या आईपीएस किस तरह इंस्टॉल होनी चाहिए, वीपीएन्स और फायरवॉल्स किस लेयर में लगनी चाहिए, कैसे नेटवर्क में रिडंडेंसी होनी चाहिए और किस तरह से आपकी बाउंड्री डिफेंस होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इसी तरह से हमें अपनी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को डिजाइन करना चाहिए। दूसरा इसका काम या इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये मेक श्योर करना कि जो राइट डिवाइस है दैट शुड बी इन द राइट सिक्योरिटी लेयर। अभी हमने बात की ना वीपीएन्स की, और इसके बाद फॉर एग्जांपल फायरवॉल्स की, इसके अलावा आईडीएस की या आईपीएस की, इंट्रूजन डिटेक्शन और इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स होते हैं, और इस तरह के सिक्योरिटी कंप्लायंस या डिवाइसेस होते हैं। उन सबको देखना कि कौन सा किस लेयर पे होना चाहिए। सिक्योरिटी की मल्टीपल लेयर्स होती है ना, तो ये इस चीज को मेक श्योर करना द राइट डिवाइस शुड बी इन दी राइट लेयर। और थर्ड, इस चीज को मेक श्योर करना कि जितने डिवाइसेस हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सिक्योर है और एज पर दी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जैसे कि सजेस्ट करते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। और जितनी डिवाइसेस में ऑपरेशंस हो रही हैं, फॉर एग्जांपल स्विचिंग हो रही है, राउटिंग हो रही है, और इस तरह की इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो रही है, एक्सचेंज ऑफ कीज हो रही हैं, पैकेट्स का फिल्टरिंग और मॉनिटरिंग हो रही है, ये सारी चीजें वगैरह वगैरह, ये ऑपरेशंस भी क्या हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं। और आपके जो डिवाइसेस के कंट्रोल्स हैं, यानी किस तरह से आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस कर सकते हैं, आप इनसाइड द कंपनी या बाहर ग्लोबली भी, वो क्या है, बहुत सिक्योर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि टेलनेट जो है वो रिमोट डिवाइस एक्सेस का प्रोटोकॉल है, बट दैट इज लेस सिक्योर। ऑन द अदर साइड एसएसएच जो है सिक्योर शेल, वो इससे कहीं ज्यादा सिक्योर है। तो आप ये समझ लीजिए इस तरह के काम, ये सारी जिम्मेदारी किसकी बनती है, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग की। और ये कुछ बुनियादी इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कुछ हमने 3 यहाँ पे लिस्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ OWASP सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल या मैट्रिक्स SAMM वेरिफिकेशन फेज। अच्छा जी, कुछ हमें देखना है कि SAMM की वेरिफिकेशन जो फेज है उसके क्या ऑब्जेक्टिव। OWASP हमें पता है स्टैंड्स फॉर द ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। ये सिक्योरिटी कंसर्न विद द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो पूरा SDLC जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उससे रिलेटेड जो सिक्योरिटी है या सिक्योरिटी एम्बेडिंग इनटू SDLC, ये उस चीज को एड्रेस करता है ये वाला प्रोजेक्ट, ये ओपन सोर्स फ्रेमवर्क। अच्छा, अब ऐसे हमें पता है ये क्या है, ये भी एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है ताकि वो अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पूरे प्रोसेस में सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें, राइट। अब चूंकि ये वेरिफिकेशन फेज है ना, तो अब मेन जो ऑब्जेक्टिव हैं वो भी हमें SAMM की वेरिफिकेशन के लिहाज से ही लिखने हैं। और वो क्या हो सकते हैं, सबसे पहले कि आप ये देखिए कि सबसे पहला फेज क्या होता है कि आप सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स लेते हैं। तो जब आप सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स ले रहे हैं तो मेक श्योर करें आपने क्या वो सही ली थी, और क्या वो, अगर आपने ड्राफ्ट सही की थी, आप सिस्टम एनालिस्ट थे, तो जब आपने अपने डेवलपर्स को दिया तो क्या उन्हें वही रिक्वायरमेंट सिक्योरिटी की उसी तरह इंप्लीमेंट की है। तो ये पहली चीज तो ये आ गई। दूसरा, ये देखिएगा कि जो पूरा सिस्टम है, खासकर जो टेस्टिंग फेज होती है, यानी जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है तो उसके बाद जो टेस्टिंग फेज होती है, तो टेस्टिंग फेज के अंदर आपने इस चीज को मेक श्योर करना है कि कोई वेलेबिलिटी तो नहीं रहेगी। जो इस सॉफ्टवेयर आपने अभी बनाया है नया, क्या उसके अंदर टेस्टिंग में आप जरा ध्यान से देखिए, तवज्जो से देखिए, सिक्योरिटी को सामने रखते हुए, क्या कुछ इस सॉफ्टवेयर में ऐसा कोई वीकनेस तो नहीं है, कोई बैकडोर, कोई सिक्योरिटी होल तो नहीं रह गया। अगर रह गया तो टेस्टर को इस चीज को भी मेक श्योर करना होगा, उनको रिपोर्ट करनी होगी ताकि उसको वहीं पे पैच से फिक्स किया जाए और मेक श्योर किया जाए एक सिक्योर सॉफ्टवेयर जो है वो डिलीवर किया जाए। थर्ड क्या है, अश्योर दैट द सॉफ्टवेयर मीट्स द डिफाइंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। अब ये चीजें तो थी ना रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, फिर कुछ सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स भी हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, तो उनको भी मेक श्योर किया जाए कि जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड्स या क्वालिटी पे भी पूरे उतरते हों। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे SAMM के वेरिफिकेशन फेज के। 7 है, व्हाट आर द की बेनिफिट्स ऑफ द सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। बुनियादी बात यह है कि जब आपने अपनी कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने कैंपस में, अपने इंस्टीट्यूट में जब सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल आपने इंप्लीमेंट कर लिया है, तो इसका मतलब है यकीन, या फिर जो साइबर सिक्योरिटी है वो आपने अचीव कर ली है। साइबर अटैक से या एक्सटर्नल जो थ्रेट्स हैं आप उनसे यकीनन बच जाएंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात क्या हो सकती है, हर तरह के जो फ्रॉड हो सकता है या पिलफरेज हो सकती है, यानी जो आपकी अनऑथोराइज्ड ईमेल, डेटा, इंफॉर्मेशन, इसकी एक्सेस, इन दोनों चीजों को भी आप रोक सकेंगे। आप अपने डेटे को इन आउट क्या जा रहा है, क्या भेजना है, क्या नहीं भेज सकते, वगैरह वगैरह, इन सब चीजों को आप मॉनिटर कर रहे हैं। सो यू आर हेल्पिंग योर ऑर्गेनाइजेशन टू
prevent from fraud or misuse of data information inside even and outside both. थर्ड क्या है कि यकीनन आपका अगर सिस्टम सिक्योर है, पूरा ओवरऑल नेटवर्क सिक्योर है, आपके डिवाइसेस, आपका डेटा इंफॉर्मेशन सिक्योर है, तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज सिक्योर एंड रोबस्ट। वो इसलिए क्योंकि रोबस्ट इसलिए होगा कि आपके पास कोई फेलियर नहीं आएगा। आपका हर सिस्टम, हर एप्लीकेशन अगर पैच है, तो कोई क्रैश नहीं होगा, कोई फेलियर नहीं आएगा। अगेन पूरा आईटी सॉफ्टवेयर सिस्टम, एप्लीकेशन, नेटवर्क, एवरीथिंग विल बी रनिंग एंड एक्सिक्यूटिंग स्मूथली, aligning with the business and leveraging business to deliver value to its customers. Number 8, how to build an effective information security governance. अभी हमने कुछ गवर्नेंस की बात की थी, कुछ हमें पूछा गया कि आप कुछ जरा गाइडलाइन दीजिए। आप चूंकि आप माशाल्लाह इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट है या कंसल्टेंट है, तो बताइए कि कुछ गवर्नेंस की कुछ किस तरह से बिल्ड की जाए इफेक्टिव गवर्नेंस। तो बुनियादी और सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए कि आप क्लियरली ये डिफाइन कीजिए कि आपकी सिक्योरिटी पॉलिसीज क्या हैं, आपकी कंपनी की सिक्योरिटी पॉलिसीज क्या है, यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज। फिर आपका रोल क्या है, आपका लीडरशिप का, और नीचे पूरी स्ट्रक्चर का जो हमने बात की थी, तीसरी चीज जो आती है आपके फ्रेमवर्क के अंदर, गवर्नेंस फ्रेमवर्क के अंदर। तो रोल क्या है लोगों के अंदर, किस किसने क्या क्या काम करने हैं, और थर्ड चीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पॉलिसी को अपनी क्लियर कीजिए, किसने क्या रोल प्ले करना है ये भी क्लियर कीजिए, और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी क्लियर कीजिए। ये सारी चीजें आपने क्लियर करनी है विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, बिजनेस को सामने रखते हुए। क्योंकि गवर्नेंस ही कह रही है बार बार कि आईटी को बिजनेस के साथ अलाइन करना है, आईटी को बिजनेस को हेल्प करनी है, आईटी को बिजनेस को लिवरेज करना है, ताकि बिजनेस कोई वैल्यू क्रिएट भी करे और कस्टमर को डिलीवर भी करे। दूसरी चीज, आप इस बात की भी कोशिश कीजिए कि रिस्क मैनेजमेंट आपने जरूर करनी है। ठीक है, उसके लिए कोई तरीकेकार हो, आपके पास पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन हो और पूरा एक प्रोसेस डिफाइन हो कि रिस्क को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, फिर रैंक कैसे करेंगे, उनके इम्पैक्ट एनालिसिस कैसे होंगे, और उसके लिए फिर आपकी कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग क्या है, उसके लिए आपका डिजास्टर रिकवरी प्लान्स क्या है। ये सारी चीजें आपने आइडेंटिफाई करनी है। और उसके बाद ये भी इस्टेब्लिश कीजिए, ये भी देखिए कि आपने जितने प्रोसेसेस बनाए हैं, जो आपने डिफाइन किए हैं, उनको आपने फॉलो कैसे करना या फिर करवाना है। ठीक है, तो इंश्योर कंप्लायंसेस एज वेल। जो प्रोसेसेस आपने बनाए, जब तक वो फॉलो नहीं होगा तो फायदा तो नहीं होगा ना। थर्ड ये है कि लीडरशिप का ये रोल है, हमने बात की थी लास्ट सेक्शन में भी। तो लीडरशिप क्या करे, पूरे इस प्रोसेस को, पूरे इस गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को ओवरसी करे, उसको मॉनिटर करे, कंट्रोल करे, और फिर अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करे। ठीक है ना, ये जजा और सजा को भी आप साथ में नाफिज रखिए। ठीक है, ये तीसरी चीज हो सकती है। और अब आप क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली ये सारी चीजें करने के बाद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं, रिव्यू भी कर रहे हैं साथ में कि क्या कोई जरूरत है इस बात की कि जो हमने कंट्रोल्स लगाए हैं सारे, उनको मजीद इंप्रूव किया जाए। यकीनन जरूरत पड़ती है। वो कहते हैं ना, देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो इसका मतलब ये है कि अब ये सारी चीजें सेट करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि अगर ये रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है तो आपने कैसे करनी है। तो ये कुछ बुनियादी असूल हैं जिनको हम कह सकते हैं कि दीज कुड रिजल्ट इन इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म सिक्योरिटी वैलिडेशन। यानी वैलिडेशन की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम वेरीफाई कर रहे होते हैं कि जो कंट्रोल्स हमने लगाए हैं, क्या वो सही लगे हुए हैं, क्या वो इफेक्टिव भी हैं, उनसे कोई रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो इसका मतलब क्या है, फायदा तो कोई ना हुआ, राइट। तो ये देखने की जरूरत है, इसी को हम कह रहे हैं कि ये क्या है, वैलिडेशन। हम इस सारे साइकिल को जो है ना वो पूरा मॉनिटर करें कि हमारी टेस्टिंग, हमारी मॉनिटरिंग, हमारी डिफेंस है, जैसे कॉन्फ़िगरेशंस हैं, पॉलिसीज हैं, या हमारा इंसिडेंट के लिए रिस्पॉन्स है, ये सारी चीजें क्या अलाइंड हैं, ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक है जैसे हमने प्लान किए हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं असल में, वैलिडेटिंग दी होल बिगर पिक्चर। हम सारी चीजों को रिव्यू कर रहे हैं, हम उनको वैलिडेट कर रहे हैं कि देखने के लिए कि ये ठीक है कि नहीं। तो द अल्टीमेट गोल क्या हो सकता है, ये देखा जाएगा कि हमारी जो प्रोटेक्शन है वो जिस तरह हमने प्लान की थी, जिस तरह हमने सोचा था, क्या उसी तरह ही काम कर रही है, और क्या वाकई ही जो बाहर से हमें टैक्स का सामना करना पड़ रहा है, क्या उनको रोक पा रही है, और हमारे सिस्टम को, हमारी इंफॉर्मेशन, हमारे डिवाइसेस या यूजर्स को वो सिक्योर भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर हमारी बड़ी कंपनी है तो हमारे कंपनी के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे माशाल्लाह आप लोग हैं, आप लोग वेरीफाई करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हमने बात की थी कि छोटी कंपनीज में क्या होता है, उनके यहाँ चूंकि ये डेडिकेटेड बंदे नहीं होते, तो जब कभी उन्हें जरूरत पड़ती है तो फिर थर्ड पार्टी उन्होंने कोई वेंडर रखा होता है, जहाँ से कोई कंसल्टेंट आता है, और उसके बाद फिर ये सारी वैलिडेशन परफॉर्म होती है ऑन देयर ओन साइड। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर सम ऑफ द कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स। तो वल्नरेबिलिटी, जारी बात है, कैसे पता चलेगी वीकनेस सिक्योरिटी होल है कि नहीं है।
ज़ाहिर बात है कोई ना कोई स्कैनर होगा, कोई ना कोई डिटेक्टर होगा, कोई ना कोई ऑटोमेटेड टूल होगा ना, जो आइडेंटिफाई करेगा कि इस सिस्टम में, इस नेटवर्क में, इस डिवाइस में, इस सॉफ्टवेयर में, इस एप्लीकेशन में कोई एक फ्लॉ है, कोई सिक्योरिटी होल है, कोई एक चीज़ है, वो डिटेक्ट करेगा। तो उनको हम कहते हैं स्कैनर। अब कॉमनली यूज़ स्कैनर्स क्या हो सकते हैं, जो कि हम यूज़ करते भी हैं, आप लोग स्पेशली ज़्यादा यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वो क्या है हमारे पास, ओपनवीएएस है, नेसस है, क्वालिस है। क्वालिटी सिस्टम से जो हमने बात की थी ऑब्जेक्टिव के ऊपर बेस पे, तो क्वालिस हो सकता है और रैपिड 7 है। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको ओपनवीएएस, नेसस और क्वालिस ये 3 ज़रूर पता होने चाहिए। और अच्छी बात है अगर नेसस और क्वालिस आपने एक्सपेरिमेंट भी किया या फिर यूज़ भी किया है, दोनों में से कोई एक आपको टूल अच्छी तरह आता भी है। 11 है, व्हाट इज द रोल ऑफ CISO यानी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर इन ड्राइविंग द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम। तो इससे पहले भी हमने डिटेल में बात की है कि जो सिक्योरिटी इनिशिएटिव होते हैं या सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स होते हैं, उनके अंदर जो सबसे बुनियादी रोल डिफाइन करते हैं या प्ले करते हैं, वो ये हमारे लीडरशिप ही करती है। उन्हीं का काम होता है कि वो एक तो डिफाइन करें कि ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेटेजी कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग को, दैट शुड बी अलाइन्ड विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अगर बिजनेस ने, जैसे हमने बात की, ऑनलाइन जाना है, तो फिर उस तरह से सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी हमारी डिफरेंट होगी। अगर बिजनेस ने बाहर ग्लोबल बिजनेस ओपन करने हैं, तो इसलिए फिर देखा जाता है कि क्या वो उसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। लेकिन अगेन ये किसका काम है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर का। और दूसरी चीज जो वो ये साहब या लीडरशिप करती है, फॉर एग्जाम्पल, वो क्या कि जी पॉलिसीज को डिफाइन करती है, स्टैब्लिश करती है, और उसके बाद फिर ये जितने भी साइबर रिस्क हो सकती हैं, ये उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है कि अपनी लीडरशिप में उनको मैनेज करें, अपनी टीम के साथ मैनेज करवाएं। और उसके बाद फिर जितनी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस होती हैं, यानी लीगल या कुछ इस तरह की कंप्लायंसेस या रूल या स्टैंडर्ड जो फॉलो करने होते हैं कंपनीज को, ठीक है, उन सबको भी इन्होंने मेक श्योर करना होता है। हमारे जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उनको क्या करना होता है, जो भी सिक्योरिटी के ऑपरेशंस हैं उन्होंने ओवरसी करने हैं। जितनी सिक्योरिटी से रिलेटेड इंसिडेंट हो रहे हैं, उनको रिस्पॉन्स कैसे किया जा रहा है, ये भी वो देखते हैं और उनकी जिम्मेदारी में आता है। और उनको मॉनिटरी ओवरसी करना होता है, और इस चीज को भी मेक श्योर करना होता है कि अक्रॉस द बिजनेस, अक्रॉस द कंपनी, ये सिक्योरिटी अवेयरनेस भी मेक श्योर करनी होती है। बाकी लोगों को भी बताना होता है, जो बिजनेस के बाकी यूनिट्स हैं, उनके अंदर भी ये सिक्योरिटी अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है, जो आम यूजर से रिलेटेड होती हैं, वहां तक भी कम्युनिकेट करना या फिर करवाना। और इसके साथ साथ उनका काम होता है कि जो कंपनी की ऊपर लीडरशिप है या जो ऑनर्स हैं, यानी जो बिजनेस के ऑनर्स हैं, उनको भी कम्युनिकेट करते हैं कि हमारी कंपनी का सिक्योरिटी स्टेटस क्या है, जिसको आप कह रहे हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पोस्चर, वो कितना है, ये कैसा है। वी आर वेरी सेफ, हमारा डाटा जो यहाँ पर रखा जाता है वो सेफ है, हमारे बैकअप सेफ है, हमारी ट्रांजेक्शन, हमारी इंफॉर्मेशन और सब चीजें जो है वो सेफ हैं। ठीक है, तो ये बताते हैं और ये भी इन्फॉर्म करते हैं कि अगर कोई पोटेंशियल रिस्क हो सकता है, ताकि बाज़-औक़ात डिवाइसेस अपग्रेड करने पड़ते हैं, बाज़-औक़ात सर्वर अपग्रेड करने पड़ते हैं, बाज़-औक़ात हो सकता है उनको क्लाउड से सर्विस के कुछ सर्विस लेनी पड़ती है एंड सो ऑन। नीचे सब चीज़ों को कंट्रोल भी कर रहे हैं और सब चीज़ों को ओवरसी भी कर रहे हैं और टॉप मैनेजमेंट को इसका पोस्चर या इसका स्टेटस भी बता रहे हैं। तो ये सारी ज़िम्मेदारियाँ या रोल प्ले कर रहे हैं हमारे चीफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टेट एटलीस्ट 3 रीजंस व्हाई द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम फेल। अब हो सकता है किसी कंपनी ने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया, लेकिन वो किसी वजह से फेल हो गया, खुदा ना खास्ता, तो उसकी वजूहत बतानी है हमें। 3 बेसिक रीजंस क्या हो सकती हैं या मेजर रीजंस क्या हो सकती हैं, वैसे तो हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन हमें 3 बतानी है। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी हम बात कर रहे हैं, बारहा इस बात का हमने तस्करा भी किया है कि जो लीडरशिप है, जब तक उसकी इंगेजमेंट नहीं होगी, जब तक एग्जीक्यूटिव जो है वो अपने आप को इंगेज नहीं करेंगे, लोगों को इंस्पायर नहीं करेंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे, इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे, ये सारी चीजों को ओन नहीं करेंगे या ओनरशिप नहीं लेंगे, ओवरसी नहीं करेंगे, तो ये सारा प्रोग्राम जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है, सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसलिए पहली बात ये होगी कि अगर एग्जीक्यूटिव या लीडरशिप की कमिटमेंट या उनकी एंगेजमेंट में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, तो ये प्रोग्राम हमारा फेल हो सकता है। यानी साहब भी तैयार नहीं है, ठीक है, वो भी इस बात पर रजामंद नहीं है, तो नीचे वाले लोग क्या कर सकते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो लीडर शुड बी वेल कमिटेड, वेल एंगेज्ड विद द टीम जिनसे उन्होंने काम करवाना है। तो ये पहली वजह ये हो सकती है, लैक ऑफ कमिटमेंट, सपोर्ट एंड एंगेजमेंट। दूसरी बात ये हो सकती है, जैसे हम बात कर रहे थे ना अभी आईटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क की, कि आईटी को या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बिजनेस के साथ अलाइन करना है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी आईटी तो कुछ और काम कर रही है और हमारा बिजनेस तो कुछ और काम कर रहा है, यानी दोनों के रास्ते जुदा जुदा है, तो फिर ऐसा कोई फायदा नहीं होगा। दोनों को कदम मिला के चलना है, ठीक है, तो हार्मनी के साथ चल रहा है। आईटी को बल्कि लिवरेज देनी है, आईटी को असिस्ट करना है, आईटी को हेल्प करना है, किसको, बिजनेस को, ताकि बिजनेस जो है वो वैल्यू डिलीवर कर सके टू इट्स कस्टमर। तो इसका मतलब यह है कि अगर आईटी की अलाइनमेंट नहीं है बिजनेस के साथ, तो भी ये प्रोग्राम कभी कामयाब नहीं हो सकता या फिर फेल हो जाएगा।
थर्ड ये है कि आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। ये डिवाइसेस भी हो सकते हैं, यानी हार्डवेयर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, ये लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने ये सारी चीजों को मॉनिटर भी करना है, इनको अप्लाई भी करना है, इन चीजों को ओवरसी भी करना है। ठीक है, ये मुख्तलिफ रिसोर्सेज हो सकते हैं। ये बजट भी हो सकता है, तो यानी ये कंपनी है, उसका बजट इतना नहीं है, वो कहते हैं जी हम तो फायरवॉल परचेज नहीं कर सकते, हम तो आईडीएस आईपीएस नहीं परचेज करके लगा सकते, वगैरह वगैरह। ये चीज भी हो सकती है। और स्किल्ड पर्सन जैसे हम बात कर रहे हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज के अलावा हमें लोगों की भी जरूरत पड़ती है, ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसमें आप लोग हैं माशाल्लाह, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसल्टेंट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, राइट, जिन्होंने सब चीजें ये पैच करनी है, डिटेक्ट करनी है, इंटरनल असेसमेंट्स करनी है, रिस्क को असेस करना है, और इंसिडेंट के रिस्पॉन्सेज जो हैं उनके लिए डिफरेंट टीम्स हो सकती हैं। अगर ये इन चीजों में से कोई भी नहीं है या कोई भी कम है, इनमें भी कोई मसला है, तो क्या हो सकता है, हमारा सिक्योरिटी प्रोग्राम फेल हो सकता है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि अगर कुछ चीजें हमने कर भी ली, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट भी कर लिया, डिवाइसेस को भी कॉन्फ़िगर कर दिया, लेकिन क्या हुआ, हमारे पास इतनी अच्छी मॉनिटरिंग टूल्स नहीं है, हम इतनी अच्छी मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे। साथ साथ हमने कुछ चीजें सीखी, हमने कुछ चीजें देखी, हमने कुछ चीजें ऑब्जर्व की, लेकिन साथ साथ क्या हुआ, हमने उनको इम्प्रूव नहीं किया। तो ये कुछ बुनियादी चीजें हैं जो कि हम कह सकते हैं कि बेसिक रीजंस हो सकती हैं एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के प्रोग्राम फेल होने में। 13 है, व्हाट इज ए बाउंड्री डिफेंस, आल्सो गिव सम रिकमेंडेशंस टू इंप्रूव इट। बाउंड्री डिफेंस की हमने ऑब्जेक्टिव में बात की थी कि बाउंड्री डिफेंस ये हो सकता है कि आपकी कंपनी का एक नेटवर्क है, उसकी चार दीवारी को आप समझ लीजिए कि आप बाउंड्री डिफेंस, कि जहां जहां आपके वो डिवाइसेस खासकर जो पब्लिक इंटरफेस के साथ आ रहे हैं, वो आपकी क्या है, बाउंड्री हो गई है, और वहां वो जो ट्रैफिक इनसाइड आ रही है, उनको आपको अच्छी तरह मॉनिटर भी करना है और कंट्रोल भी करना है। और इसके अलावा जो ट्रैफिक इनसाइड से कंपनी से बाहर जा रही है, उनको भी आपने देखना है, इनसाइड से भी कोई अनऑथोराइज्ड ट्रैफिक जा सकती है, जो कि आप और मैं एज ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं चाहते कि वो बाहर जाए। तो ये इस चीज को मेक श्योर करना कि बाउंड्री से जो है ना ट्रैफिक है, उसको मॉनिटर किया जाए, और कोई इलेजिटिमेट ट्रैफिक जो है वो ना अंदर भेजी जाए और ना अंदर से बाहर भेजी जाए। ये क्या होगा, बाउंड्री डिफेंस। अच्छा, इंप्रूव कैसे किया जा सकता है इसको, या स्ट्रेंथन कैसे किया जा सकता है? सबसे पहली बात, तो हमने इससे पहले भी एक बात की है, एक जगह पे ये डिस्कस किया है कि सिक्योरिटी की डिफरेंट लेयर्स होती हैं और होनी चाहिए। तो हमें तो अपना नेटवर्क जो है वो उसका डिफेंस वो लेयर्स में करना चाहिए, यानी पहले कोई और डिवाइसेस की आर्मी की लेयर है, फिर दूसरी कोई और डिवाइसेस की लेयर है, फिर तीसरी और डिवाइसेस की लेयर है, और उसके बाद फिर डेटा जो है वो हमारी इनसाइड कंपनी के यूजर तक जा रहा है, ताकि इन सारी लेयर से गुजर के अच्छी तरह फिल्टर होके सही चीज जाए। दूसरा हम ये करें कि जितने भी हमने कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किए हुए हैं, ऐसा ना हो कि हमने कंट्रोल इंप्लीमेंट किए जनवरी में और उसके बाद नवंबर आ गया और हमने कभी बैठे नहीं, कभी रिव्यू नहीं किया, कभी कोई मीटिंग नहीं की, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि जितने हमारे कंट्रोल्स हैं, हमें उनको रेगुलरली देखना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, और जहां की जरूरत पड़े उसको अपडेट भी करना चाहिए। ठीक है, आए रोज सिक्योरिटी में आपको पता है नई चीजें, नए प्रोग्राम, नए थ्रेट्स आ रहे होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अपने आप को आप अपडेटेड रखें और चीजों को भी अपडेट रखें, पॉलिसीज को, कॉन्फ़िगरेशंस को, स्टैंडर्ड्स को और कंप्लायंसेस को, इन सब चीजों को हमें मॉनिटर भी करना है और अपडेट भी करना है। चलिए, ऐसा ना हो कि कोई बंदा भी आ रहा है, उसको आप नेटवर्क की एक्सेस दे रहे हैं, वाईफाई के पासवर्ड्स दे रहे हैं, एक्सेस पॉइंट्स के पासवर्ड आप उनके साथ शेयर कर दें, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको क्या करना चाहिए, थोड़ी सी एक्सेस पॉलिसी है उसको भी रिस्ट्रिक्ट करना है। आपने शायद पढ़ा होगा नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल 802.1x के ऑथोराइज्ड डिवाइसेस हैं जिनको नेटवर्क पे एक्सेस मिलनी चाहिए। तो ये सारी एक्सेसेस को आपको बहुत अच्छी तरह से समझदारी के साथ और जिम्मेदारी लोगों को देना चाहिए, ताकि एक्सेस जो है वो भी ऐसे ही ना हो, वो पॉलिसीज आपकी बहुत अच्छी हो, बहुत रिस्ट्रिक्ट हो, ताकि इलीगल या मिस यूज ऑफ इंफॉर्मेशन हैंडलिंग या डिवाइस एक्सेस ये चीजें ना हो सकें। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिसी, प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड। ये तीन चीजें हैं, इनके अंदर हमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंशिएशन देखना है, क्योंकि जरा वो देख लेते हैं। इससे पहले हमने कुछ बात भी की है कि पॉलिसी क्या है, हाई लेवल रूल्स हैं जो कि ये बताती हैं कि आप क्या करना चाहिए और आपको ये क्यों करना चाहिए। ये हमारी होगी पॉलिसी, कि हम क्या करने जा रहे हैं और हम ऐसा क्यों करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड क्या होती हैं, ये कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप ये समझ लीजिए कि आपको ऐसा करना होगा, अगर आपने ये स्कॉलरशिप लेना है तो आपको इतना सीजीपीए मेंटेन करना पड़ेगा। ये क्या एक स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। एक्सेप्टेबल क्या, इससे कम हम नहीं देंगे, इससे इतना होना चाहिए, दैट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है, स्टैंडर्ड हो गया। प्रोसीजर क्या है कि रोज को ये काम करते हैं मैं और आप, और उसके लिए इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं पहले से, ये काम को करना कैसे, तो हाउ टू डू इट, ये क्या हो गया, हमारा प्रोसीजर हो गया। तो ये डिफरेंशिएशन होगी इन तीनों के अंदर। मुख्तसर हम ये कह सकते हैं, पॉलिसी क्या है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। स्टैंडर्ड क्या है कि एग्जैक्टली जो एक्सेप्टेबल है ना हमारे पास, ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, वो क्या स्टैंडर्ड है, और या आप ये समझ लीजिए कम से कम ये हो, इससे कम नहीं। और प्रोसीजर क्या है कि कैसे करना है, ये हमारा क्या होगा, प्रोसीजर। 15 है, व्हाट आर दी थ्री टाइप्स ऑफ चेंजेस।
हमको चेंज करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, डिवाइसेज़ में चेंज मैनेजमेंट आपने पढ़ी हुई है। तो उसमें से देखते हैं कि जो 3 तरह की चेंजेज़ हैं वो किस नोयत की हैं। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड चेंजेज़ होती हैं। इन चेंजेज़ के बारे में हमें पहले ही पता होता है कि अगर हम कुछ चेंज करने जा रहे हैं, तो अगर कोई रिस्क है, तो उसका हमें पहले पता होता है कि रिस्क क्या हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 आध घंटे ऑपरेशंस जो है वो डाउन रह सकते हैं। 1 आध घंटा मैं बड़ा जनरल कह गया हूँ। यूजुअली ये 5-10 मिनट का काम होता है। बाज़ औक़ात आपने कोई एक पैच लगाया है किसी सिस्टम पे और उसको आपने रीबूट करना है, ठीक है ना? इट टेक्स 5 टू 7 मिनट्स मैक्सिमम। तो ये आपको पहले पता है कि ये क्या होना है और इनके लिए कुछ ना कुछ आपने पहले पॉलिसीज़ भी बनाई हुई हैं। कैसे करना है, क्या टाइम लगेगा, रिस्क क्या इन्वॉल्व है, ये होगी स्टैंडर्ड चेंजेज़, इनका कोई इतना मसला नहीं है, ये रेगुलर हो। इसके अलावा एक नॉर्मल चेंजेज़ भी हैं। आप ये समझ लीजिए ये चेंजेज़ तो ठीक ही हैं, नॉर्मल हैं, लेकिन इनके लिए एक चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि इनको चेंज प्रोसेस के थ्रू हमें गुज़ारना पड़ता है और जो चेंज होती है उसको देना पड़ता है। जो भी एडवाइज़री बोर्ड है हमारे या जो भी चेंज मैनेजमेंट की टीम है वो इसको देखती है कि जो रिस्क आइडेंटिफ़ाई हुए हैं, क्या वो इतने इस तरह के हैं कि हम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं चेंज? बाज़-औक़ात कुछ रिस्क ऐसे इन्वॉल्व होते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसके लिए वो कहते हैं कि जी ये हम चेंज नहीं कर रहे, डिसअप्रूव भी कर देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये चेंजेज़ ऐसी हैं जो कि एडवाइज़री बोर्ड ने देखनी है और असेस करनी है और फिर डिसाइड करना है कि वेदर टू गो और नॉट। और थर्ड जो है वो इमरजेंसी चेंजेज़ हो सकती हैं। ये ऐसी हो सकती हैं जो कोई रन टाइम पे बिल्कुल ऐसी अनप्रेडिक्टेड, अनएंटिसिपेटेड हो सकती हैं और कोई ऐसा थ्रेट आया, कोई ऐसा एरर आया जिसकी वज़ह से जो है वो सिस्टम, एप्लीकेशन, नेटवर्क डिवाइस या कोई सर्वर अचानक उसने कोई मसला किया और आपको फिर इसके लिए इमीडिएटली आपने यानी जो आपकी रिस्पॉन्स टीम्स होती हैं या जो भी रेलेवेंट टीम्स होती हैं वो इसको क्विकली जो है वो एड्रेस करती हैं और इसको उसी वक़्त इम्प्लीमेंट कर देती हैं। ठीक है? तो ये 3 तरह की चेंजेज़ हैं, स्टैंडर्ड, नॉर्मल एंड इमरजेंसी। 16 है व्हाट इज द डेटा लॉस प्रिवेंशन एंड व्हाट आर इट्स की एस्पेक्ट। डेटा लॉस प्रिवेंशन का मतलब क्या होगा? जरी बात है, वो डेटा है, वो खतरा है इस चीज का कि वो कॉपी हो जाए, एक्सेस हो जाए, स्टील हो जाए, थेफ्ट हो जाए, हमने उसे किसी न किसी तरह से प्रिवेंट करना है। तो उसके लिए कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं और कुछ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये तीनों चीजें हैं, ये मिलके क्या बनता है? DLP यानी डेटा लॉस प्रिवेंशन। अच्छा, की एस्पेक्ट से क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि आपको क्लासिफाई करना पड़ता है, डेटे को बताना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है और ये कौन सा यूजर एक्सेस कर सकता है, कौन से यूजर को आप शेयर कर सकते हैं और ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपने किसी को एक्सेस नहीं करवानी, किसी को शेयर नहीं करवानी। और सेकंड ये है कि हमें इस चीज को भी मेक श्योर करना होता है कि जो डेटा बेसिकली हम कहीं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भेज रहे हैं, वो कोई ऐसा डाटा तो नहीं है कि जो बहुत सेंसिटिव डेटा है। तो ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि ऐसी कोई चीज जो हम चाहते हैं कंपनी से बाहर ना जाए, वो बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। उसको हमें मॉनिटर करना है। ठीक है? और तीसरा ये है कि हमें नेटवर्क साइड के और सिस्टम साइड्स के ना DLP एप्लीकेशंस होती हैं, वो हमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी या वो हमें यूज करनी पड़ेंगी। अब नेटवर्क DLP या डेटा लॉस प्रिवेंशन क्या होती है कि इट प्रोटेक्ट्स डेटा व्हाइल्स बीइंग मूव्ड अक्रॉस द नेटवर्क। तो नेटवर्क DLP जो है मेक श्योर करती हैं कि ये वाला आपका डाटा ना लीक हो, ना फिर लॉस हो, ना कोई और बंदा जब ये आप भेज रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं इसके दरमियान कोई एक्सेस कर सके। ठीक है? और सिस्टम एजेंट DLP क्या करते हैं? जब सिस्टम आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो उसको ये मेक श्योर करता है कि वो डेटा लीक, लॉस या फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स है जी DLP के, ये डेटा लॉस प्रिवेंशन। 17 हाउ कैन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेंट्स इट्स रिसोर्सेज फ्रॉम फ्रॉड एंड पिल्फरेज। अभी इसके ऊपर हमने कुछ बात भी की थी कि कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो एक कंपनी को लेनी चाहिए कि वो इस चीज को मेक श्योर करे कि आपकी इंफॉर्मेशन, आपके डेटे को यूज करते हुए कोई फ्रॉड वगैरह इस तरह की कोई एक्टिविटी भी ना हो और ना ये आपकी जो इंफॉर्मेशन है ये फिर मिस यूज हो। सबसे पहली बात तो ये है कि कंपनी क्या करे, एक स्ट्रॉन्ग या सिक्योर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट करे और वो प्रोग्राम फिर इंशाल्लाह इस चीज को मेक श्योर करेगा, सारा जो एक आर्किटेक्चर बनेगा, डेवलप होगा और इम्प्लीमेंट होगा और कंट्रोल भी होगा। ठीक है? और रेगुलर वो अपडेट भी होगा इंशाल्लाह। तो वो इस चीज को मेक श्योर करेगा कि ये जो फ्रॉड और मिस यूज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो फिर नहीं हो सकता या हो सकेगा। दूसरी बात ये है कि एक कंपनी को क्या करना चाहिए इन चीजों से बचने के लिए कि उसको सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे अपने बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर। जैसे हमने बात की थी कि एक्सेस कंट्रोल्स, कि आपको फाइल्स की, डेटे की क्या एक्सेस किस किस को देनी है, किस किस को नहीं देनी। फिर कुछ चीजें हैं जो कि आगे एग्जीक्यूट नहीं हो सकती जब तक कि कोई हायर लीडरशिप में या मैनेजमेंट में से लोग उनको अप्रूव ना करें। तो ये आपको बिजनेस के अंदर भी कंट्रोल लगाने पड़ेंगे। तो ये जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगाएंगे अपने बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर, ये भी एक्चुअली इस चीज की एश्योरिटी करेंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है उसका फ्रॉड या इस तरह की मिसयूज जो है वो ना हो या ना हो सके।
थर्ड ये है कि आप रेगुलर ऑडिट्स जो हैं वो कंडक्ट करते रहें। अगेन ऑडिट का पर्पस क्या होता है कि चीजें जो हैं वो कंप्लाई हो रही हैं, रूल्स के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही। और जो आप मॉनिटरिंग करते हैं, हमारी कंपनी मॉनिटरिंग करना चाहेगी या वो करेगी, तो ये भी हेल्प करता है कि इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो उनसे हम बच सकें, या कहीं ना कहीं उन्हें फील हो जाता है कि ऐसी कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं और दिस कुड लीड टू सच इंसिडेंट्स, तो वो फिर पहले ही प्रोएक्टिवली कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, ले लेते हैं। 18 in the context of vulnerability, answer the following question. इस सिक्योरिटी होल, सिक्योरिटी वीकनेस या vulnerability के लफ्ज को ज़हन में रखिए और जो 2 सवाल दिए गए हैं नीचे उनका जवाब दीजिएगा। Which team has the primary responsibility और ownership of the vulnerability? तो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी टीम की होती है? जी, आप लोगों की होती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम की। सेकंड है जी, which team test the patches in the environment? ये शायद इससे मिलता-जुलता हमने सवाल एमसीक्यूज़ वाले सेक्शन में भी किया था। पैच मैनेजमेंट या पैच टेस्ट या पैच डिप्लॉयमेंट किनका काम होता है? आईटी ऑपरेशन टीम का। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट इन द ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल? ये वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट यानी वीएम का इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल के अंदर क्या पार्ट है, यानी क्या पार्ट ये प्ले करता है? तो हमें पता है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट से आप ये सारा जो सिलसिला पूरा उसका लाइफ साइकिल करके आते हैं, तो उससे आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो ये मेक श्योर करते हैं कि बेसिक लेवल पे या फाउंडेशन लेवल पे जो आपके डिवाइसेस हैं वो बिल्कुल पैच हो चुके हैं, वो सेफ और सिक्योर हो चुके हैं। तो सेफ और सिक्योर जो फाउंडेशन है वो वीएम के थ्रू जब हम देते हैं या प्रोवाइड करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि वीएम इज प्लेइंग अ वेरी पिवटल एंड क्रिटिकल रोल इन दी सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल। अब आप क्विकली जरा आउटलाइन कर लेते हैं कि ये कैसे हेल्प करता है। सो फर्स्ट क्या है जी, इट आइडेंटिफाइज या हेल्प आइडेंटिफाई, असेस एंड प्रायोरिटाइज पोटेंशियल वीकनेसेस। यानी वीएम के थ्रू हम गए और हमने देखा कि ये वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं, फिर हमने देखा कि इनकी एक्सप्लॉयटेशन, इम्पैक्ट वगैरह या लॉस कंपनी को या इस तरह की इससे इससे नुकसानात क्या हो सकते हैं, और फिर हमने देखा कि उनको प्रायोरिटाइज करके कि इन वीकनेसेस से फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी हैं जो कि बहुत खतरनाक हैं और कुछ ऐसी हैं जो कि उतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है, तो इस हिसाब से हमने उनको रैंक भी कर दिया। तो ये पहला काम किया वीएम ने। और उसके बाद फिर वीएम ने क्या हेल्प की कि जी जो प्रोएक्टिव मेजर लेने चाहिए थे हमें, यानी हमने देखा कुछ वल्नरेबिलिटीज निकली हैं और हमें फिर अंदाजा हो गया कि इस साइट से ये वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं, पर किसी पोर्ट स्कैनिंग के थ्रू हो सकती हैं, किसी ईमेल अटैचमेंट के थ्रू हो सकती हैं, किसी और जरिए से हो सकती हैं, ठीक है। तो वो हमने उन चीजों को प्रोएक्टिवली फिर फिक्स किया ताकि फ्यूचर ऐसे इंसिडेंट जो है वो ना हो सकें। सही है। अच्छा, एक और चीज जो हो सकती है वो ये होगी कि इसी वीएम ने इस चीज को मेक श्योर करना है या वो करती है कि सेंसिटिव डेटा या हमारे जो सिस्टम्स हैं, खासकर आप समझिए ईमेल का सिस्टम है, एक्सेल सर्वर है या कोई और सर्वर है जहाँ पे कुछ और एडमिनिस्ट्रेशन हो रही होती हैं, इस तरह की मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर की, एप्लीकेशन की, डेटाबेस सर्वर्स वगैरह की बात करें हम, या फिर और हमारी जो एंटरप्राइज एप्लीकेशन होती हैं, ये उनको भी मेक श्योर करती है अगेन वीएम पूरे साइकिल के अंदर कि इन सब चीज़ों को मेक श्योर किया जाए कि वो सेफ और सिक्योर हैं। और लास्टली हम ये कह सकते हैं कि इट हेल्प्स अवॉइडिंग एनी अनवांटेड डिस्ट्रप्शन। ज़ाहिर बात है, अनपैच सिस्टम की हमने बात की थी, वो उसमें एप्लीकेशन में भी या पूरे सिस्टम में भी डिस्ट्रप्शन हो सकती है। तो अगर सिस्टम वीएम के थ्रू हम पैच करेंगे तो इट हेल्प्स अस कि जी हम अपने सिस्टम्स को अनडिस्ट्रक्टेड या अनइंटरप्टेड रख सकेंगे, और इस चीज़ की भी गारंटी होगी कि अनइंटरप्टेड सर्विस मिलेंगी बिजनेस को, ताकि वो फिर अपनी ऑपरेशन जो है वो अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं और कस्टमर्स को वैल्यू डिलीवर कर सकते हैं। 20 है जी, व्हाट आर जनरल स्टेप्स फॉर पैच मैनेजमेंट? अभी पैच मैनेजमेंट करते हैं तो उसके जो स्टेप्स हैं वो क्या हो सकते हैं? सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं पैच यहाँ पे लगना है, कौन सी वीकनेस है, फिर आप पैच को एक्वायर करते हैं, वो पीस ऑफ कोड, वो कोड स्नाइपर जो है वो अपनी टीम से या डेवलपमेंट से लेते हैं, और फिर उसके बाद किसी और टेस्ट सिस्टम के ऊपर जाके उसको चेक करते हैं, और अगर नतीजे सही मिलते हैं, यानी वो पैच लगने के बाद आपकी जो ओवरऑल एप्लीकेशन है जो जिसमें ये पैच लगना है, वो सॉफ्टवेयर अगर सही पूरा रन हो रहा है, तो फिर आप क्या करते हैं, उस पैच को डिप्लॉय करते हैं, और डिप्लॉय करने के बाद दोबारा जो अपनी एप्लीकेशन है उसको ज़रा देखते हैं कि लाइव या प्रोडक्शन के ऊपर वो बिल्कुल ठीक चल रही है। तो ये सारा सिलसिला हो सकता है बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी पैच मैनेजमेंट हो गई है। तो इन मराइल से या इन स्टेप से हम लोग गुजरते हैं पैच मैनेजमेंट करने के लिए। अब दोबारा देख लेते हैं जनरल स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले हमने बात की कि आपने क्या करना है, जितनी आपकी आईटी एसेट्स हैं सबको आपने बेसलाइन करना है, मतलब एक कोई आपने उनकी बेसलाइन इन्वेंटरी मेंटेन कर लेनी है। दूसरे लफ्जों में आपने लिस्ट ऑफ डिवाइसेस निकाल लेने हैं, सारे कितने हैं और किन किन को आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि यहाँ पे पैच लगने हैं। सेकंड, आपने वो पैच कोड जो है वो आपने इंफॉर्मेशन एक्सेस कर ली है, वो आपने ले लिया है, और वल्नरेबिलिटी को भी आपने एसेस कर लिया है कि वो किस तरह की है। और थर्ड, आपने इस चीज को मेक श्योर कर लिया है कि इस वीकनेस के लिए यही पैच चाहिए,
ठीक है ना, यानी बुखार है तो बुखार की दवाई आपने अरेंज कर ली है, बुखार है खुदा न खास्ता तो वो घुटने के दर्द की दवाई तो नहीं ना आपने गलती से ले ली या उसको अरेंज किया आपने, नहीं। तो जो वेलेबिलिटी थी वही आपने पैच जो है वो मेंटेन कर लिया या वही आपने एक्वायर कर लिया। और फोर्थ पे आपने क्या किया है, वो पैच, वो पीस ऑफ कोड आपने टेस्ट पे रन किया और रन करने के बाद रिजल्ट्स आपने देखे बिल्कुल ठीक थे। आपने हायर मैनेजमेंट या अपने मैनेजर्स के साथ में जिन लीडरशिप के साथ आपने शेयर करना था रिजल्ट्स, वो आपने शेयर किए। उन्होंने उसको अप्रूव किया कि प्रोडक्शन पे डिप्लॉय कर दें। आपने प्रोडक्शन पे डिप्लॉय कर दिया और उसके बाद प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करने के बाद आपने फिर क्या किया, वेरीफाई किया कि डिप्लॉय करने के बाद अभी आपका जो सिस्टम है प्रोडक्शन का वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो अगर ये चल रहा है तो उसका मतलब है ये आपका पैच बिल्कुल प्रॉपर उसने ये अवेलेबिलिटी को फिक्स कर दिया है। तो ये बुनियादी 5 स्टेप्स हैं जिनसे गो थ्रू करके एक पैच को फिक्स किया जाता है या पूरे पैच मैनेजमेंट के लाइफ साइकिल में ये 5 स्टेप शामिल हैं। 21 है, व्हाट एक्शंस डू यू रेकमेंड फॉर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन देयर सिक्योरिटी पोस्चर स्कोर। आप कुछ सिक्योरिटी पोस्चर स्कोर्स गिवन है हमें यहाँ पे और हमें बताना है कि ये किस तरह का पोस्चर है, यानी ये सिक्योर है, लेस सिक्योर है, वीक है, वल्नरेबल है या एट रिस्क है वगैरह वगैरह। और आप क्या रेकमेंड करते हैं एज ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट इन ऑर्गेनाइजेशन को जिनका ये स्कोर है। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट स्कोर हमें गिवन है ये किसी एबीसी ऑर्गेनाइजेशन पे है और उनका स्कोर जो है वो क्या आ रहा है, सिक्योरिटी पोस्चर कितना है, 18% है। कि 3% के ऊपर आप क्या कहते हैं? तो आप उनसे यही कहेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो इस वक़्त है वो सीवियर रिस्क के ऊपर है। और सीवियर रिस्क से मतलब क्या होगा कि इस वक़्त आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी जो सिक्योरिटी पोस्चर है वो इतना अच्छा नहीं है कि साइबर अटैक्स से आपको आपके डेटा को, अपने यूज़र्स को और आपके डिवाइसेज़ को या कॉन्फ़िगरेशन इन सब चीज़ों को डिफेंड कर सके या महफूज़ रख सके, सिक्योर रख सके। और रिकमेंडेड एक्शन आपके लिए क्या हो सकते हैं, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि यकीनन वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम को इनिशिएट करे, लॉन्च करे और उसको इम्प्लीमेंट करे। सेकंड, कोई और ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्कोर है 40, तो 40 के ऊपर आप क्या उसको रेकमेंड करेंगे? यकीनन आप उसको यही कहेंगे कि आप कुछ बेहतर तो हैं लेकिन स्टिल यू आर एट मीडियम रिस्क, क्योंकि 40 जो है वो इतना अच्छा स्कोर नहीं होता कि आपने कुछ ना कुछ चीजें लगाई हुई हैं लेकिन प्रॉपर जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम जो है उसको आप लॉन्च या इम्प्लीमेंट कीजिए। क्योंकि बाजार ये लगता है कुछ चीजें तो हैं लेकिन आपका प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, पहले के केस में तो लगता है बिल्कुल है ही नहीं और दूसरे के केस में हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीजें हैं बट स्टिल देयर है लार्ज फॉर इम्प्रूवमेंट। और थर्ड के केस में जरा स्कोर बेहतर हमें लग रहा है 67। तो ऐसी सूरत में आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल की कुछ नोयत तो है, कुछ ना कुछ चीजें इन प्लेस हैं, जरा बेहतर भी हैं, लेकिन स्टिल फर्दर इम्प्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड। और यकीनन आप उनको यही कहिए कि आपका स्कोर कदर बेहतर है तो आप ये काम कीजिए कि थर्ड पार्टी किसी सिक्योरिटी एक्सपर्ट को या किसी थर्ड पार्टी वेंडर को या सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन को एक रिव्यू करवा लीजिए और वो फिर आपको टिपिकल ये स्पेसिफाइड एरियाज बता देंगे जहाँ पे आपको काम करने की जरूरत है। तो ये एक थोड़ा सा आइडिया है कि हमें पता हो कि किसी कंपनी का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी पोस्चर जो है वो किस तरह का है और रिस्क वो कितना है या स्टेबल है या अनस्टेबल है और फिर कोई रिकमेंडेशन जो है उनके लिए क्या हो सकती है। 22 है, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड रेड टीम एक्सरसाइजेज। ठीक है, ये दोनों असेसमेंट्स होती हैं क्योंकि जरा देख लेते हैं इनमें बुनियादी फर्क क्या है। सबसे पहले देखिएगा कि जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है असल में ये क्या करती है, ये फोकस करती है कि वल्नरेबिलिटीज को देखा जाए या असेस किया जाए कि ये कितनी ज्यादा हो सकती हैं। ठीक है, और रेड टीम जो है वो क्या करती है, वो बिल्कुल जैसे एक रियल वर्ल्ड अटैकर काम करता है ना उस तरह की एक सिचुएशन बना लेते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि एक सिमुलेशन पूरी रन करते हैं। और वो न सिर्फ असेस करते हैं वल्नरेबिलिटीज को बल्कि डिटेक्ट करने के साथ साथ फिर ये भी देखते हैं कि अगर हमारी ये वल्नरेबिलिटी एक फाइंड होती है तो हमारी रिस्पांस टीम वो किस तरह का रिस्पांस करती है, जिसको हमने कहा था कि एक साइबर इंसिडेंट होता है और फिर हमारा रिस्पांस क्या होता है। तो इनका थोड़ा सा स्कोप आप कह सकते हैं बड़ा है। ये साथ में डिटेक्ट करने के साथ साथ क्या कर रहे हैं, वो अपना रिस्पांस जो है वो भी देख रहे हैं कि हम किस कदर तैयार होते हैं। ये बिल्कुल एक ड्रिल की तरह होती है, जैसे सिक्योरिटी की ड्रिल्स होती हैं। अप्रोच क्या है जी, आम तौर पे जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग है उसमें जो नॉर्मल नोन टूल्स है ना जो आम कॉमन मार्केट में अवेलेबल है वो यूज होते हैं। और जैसे आप नेसेस की बात कर लें, ठीक है, इस तरह के और असेसमेंट टूल्स होते हैं। अच्छा, रेड टीम्स क्या करती हैं, ये बहुत खास किस्म के टूल्स होते हैं जो ये यूज करते हैं। तो ये थोड़ा सा बुनियादी फर्क भी है। फिर जो है स्कोप, अभी हमने बात की कि पेनिट्रेशन जो है इन लोगों का स्कोप जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड होता है, शॉर्ट टर्म होता है और ये डिफाइंड होता है पहले से ही। जबकि रेड टीम एक्सरसाइज में क्या होता है, स्कोप जरा बड़ा है। ठीक है ना, वो एक रियलिस्टिक अटैक की सिनेरियो होती है पूरी और उसके बाद फिर वो खाली वो नहीं देखते, डिटेक्शन नहीं करते बल्कि रिस्पांस की कैपेबिलिटीज या देखते हैं कि हमारा रिस्पांस कितना अच्छा है। क्या रियल टाइम अगर ऐसा हो जाए खुदा न खास्ता तो क्या हम इस काबिल है कि इसको फौरन जल्दी हम जवाब दे सकें मिनटों में, जैसे आप कह सकते हैं आसानी के लिए समझने के लिए। और लास्टली ये है
कि जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग है या ब्लू टीम्स हैं, उनकी जो रिपोर्टिंग होती है बहुत डिटेल लेकिन टेक्निकल रिपोर्टिंग होती है। जबकि रेड टीम एक्सरसाइजेज जो है ना, उनकी स्टोरी ज़रा डिफरेंट होती है। वो एक नैरेटिव स्टाइल में होती है रादर दैन के टेक्निकल, या फिर जैसे पेनिट्रेशन टीम जो है वो करती हैं। 23 what are the 5 phases of PMI's प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है यूएस में, और इस आजिज़ और तालिब इल्म के पास भी ये सर्टिफिकेशन है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल से। तो पीएमआई का जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो है ना फ्रेमवर्क, वो बेसिकली उसके अंदर 5 फेजेज़ हैं, क्विकली हम देखते हैं। सबसे पहले होती है इनिशिएट, यानी इस फेज़ में क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट शुरू होता है। एक प्रोजेक्ट शुरू जब होता है तो ज़ाहिर बात है जो स्पॉन्सर होता है, जो प्रोजेक्ट शुरू करता है, इनिशिएटर, सही है, जो सारे रिसोर्सेज़ के लिए स्पॉन्सर कर रहा होता है, ठीक है? ये कस्टमर भी हो सकता है और इंटरनल लीडरशिप भी हो सकती है। वो इन्वॉल्व होते हैं, वो फिर बताते हैं बेसिकली आइडिया क्या है, करना क्या है, इनिशिएटिव ले क्यों रहे हैं, वगैरह-वगैरह। फिर इनिशियल रिक्वायरमेंट्स गैदर की जाती हैं और उनको एनालाइज़ किया जाता है। एक हाई लेवल हम पूछ लेते हैं कि जी एक्चुअली एक बैंकिंग सिस्टम बनाना है, एक कोई रोड का कंस्ट्रक्शन का काम है, ब्रिज कंस्ट्रक्ट होना है, कोई कॉलोनी बननी है, कोई हाउसिंग स्कीम है, और या फिर कोई इस शहर में कोई नई इंस्टॉलेशन है फाइबर की। थिंक ऑफ एनीथिंग, प्रोजेक्ट किसी भी नेचर का हो सकता है। और या फिर ये भी हो सकता है कि सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम जो है वो कंपनी की इम्प्लीमेंट करना है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, बिल्कुल ज़रूर हो सकता है। इसके साथ-साथ प्रोजेक्ट का चार्टर डेवलप होता है, और एक प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर चूँकि आप लोग उससे ज़्यादा फ़ैमिलियर नहीं हैं, तो मैं क्विकली इसको समराइज़ रखूँगा। आप समझ लीजिए प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर एक समरी आ जाती है, बनना क्या है इस प्रोजेक्ट के अंदर, हमने बनाना क्या है, ये कितने टाइम में तकरीबन हम बना लेंगे, कितने इसके ऊपर रिसोर्सेज़ हम लगाएँगे, इसको कितना दौरानिया चाहिए होगा, कितने इसके ऊपर खर्च आएगा। इसके लिए कुछ असम्पशन्स ली जाती हैं कि हमें लगेगा कि ऐसा-ऐसा होगा, और फिर इसको रिस्क लिखे जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें लग रहा है खुदा न ख़ास्ता मौसम है, बारिश है, चीज़ें महँगी हो सकती हैं, फलानी चीज़ दस्तयाब नहीं हो सकती, थोड़ा-सा डिले आ सकता है, वगैरह-वगैरह। तो ये सारी चीज़ें समराइज़ 1 से 2 या 1 से 3 पेजेज़ के अंदर लिखा जाता है, बहुत समराइज़। इसको हम कहते हैं चार्टर, प्रोजेक्ट चार्टर। तो ये इनिशिएट फ़ेज़ में ये काम होता है। उसके बाद जब ये इस फ़ेज़ से हम गुज़रते हैं, तो उसके बाद हम सारी चीज़ों को प्लान आउट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा-सा प्लान बनाते हैं, जो प्रोजेक्ट का प्लान होता है। अब उस प्लान के अंदर फिर बजट भी शामिल होता है, उसके अंदर हम समझ लीजिए टाइम मैनेजमेंट या शेड्यूलिंग भी करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये क्वालिटी को किस तरह से प्लान करना है, रिस्क को कैसे प्लान करना है, बाकी रिसोर्सेज़ को कैसे प्लान करना है, ठीक है जी? तो ये सारी प्लानिंग उसके अंदर होती है। और फिर रिसोर्सेज़ को आइडेंटिफ़ाई किया जाता है, यानी कि हमें मटेरियल कौन-सा चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज़ कौन से चाहिए, हमें इसके अलावा फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ कितने चाहिए, हमें ह्यूमन रिसोर्सेज़ कितने चाहिए, सॉफ्टवेयर, टूल्स, एप्लीकेशंस, यानी किसी भी तरह से आप देखिएगा क्या रिसोर्सेज़ चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है आपने। शेड्यूलिंग करनी पड़ती है कि किस टाइम पे कौन-कौन सी एक्टिविटी होगी, कौन सी एक्टिविटी किससे पहले, कौन सी किसके बाद होगी, पैरेलल कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, कौन सी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, और ये पूरा प्रात कितना टाइम लेगा, कितना शेड्यूल लेगा। इस तरह से सारी आप अलाइनमेंट करते हैं। उसके बाद फिर इन सब चीज़ों को प्लान करने के बाद ज़ाहिर बात है आपने इनको एग्ज़ीक्यूट करना होता है। एग्ज़ीक्यूट करने के बाद फिर साथ-साथ बाज़ औक़ात ये शुरू हो जाता है काम कि आप जो एग्ज़ीक्यूशन हो रही है, उनको साथ-साथ आप रिव्यू भी करते जाते हैं और मॉनिटर भी कर रहे होते हैं। अब ज़ाहिर बात है कुछ डेविएशंस भी होती हैं। आपने सोचा कुछ था और थोड़ा-सा कुछ हो कुछ रहा है। तो ये डेविएशंस को भी आप कंट्रोल करते हैं एज़ ए प्रोजेक्ट मैनेजर, राइट? आप देखते हैं कि जो थोड़ी-सी डिफरेंसेस आ रही हैं, जो डिस्क्रिपेंसीज़ आ रही हैं, डेविएशंस आ रही हैं, जो गैप्स आ रहे हैं, उनको कैसे फिल करना है। यानी 4 दिन हमने प्लान किया था ये काम खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ छठा दिन है, तो 2 दिन हम ओवर हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि बाकी सारी एक्टिविटीज़ 2 दिन लेट हो जाएँगी। गेटिंग थिंग्स बैक ऑन द ट्रैक, वो आपने करेक्टिव एक्शंस लेने हैं, करेक्टिव मेजर्स लेने हैं। और फिर उसके बाद लास्ट फेज़ इसकी होती है क्लोज़र की। जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करके सारी एक्टिविटीज़ को क्लोज़ कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स आप क्लोज़ कर रहे होते हैं, खास तौर पे डॉक्यूमेंट्स आप क्लोज़ कर रहे होते हैं, आर्काइव कर रहे होते हैं, ठीक है? और सबसे अहम और बुनियादी बात वो ये होती है कि हम देख रहे होते हैं कि व्हाट वेंट राइट एंड व्हाट वेंट रॉन्ग, जिसको हम कहते हैं लेसन लर्न्ड, जो कि मैं और आप नहीं करते अनफॉर्चुनेटली। सेमेस्टर जब खत्म होता है ना, तो हम कोई लेसन लर्न नहीं करते कि हमने इस सेमेस्टर से क्या सीखा, ठीक है? कुछ चीज़ें अच्छी रहीं, कुछ बुरी रहीं, और जो बुरी रहीं अब ये क्या मैंने उनको दोहराना है। बदकिस्मती से हम इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देते। बहरहाल मैं एक तालिब-इल्म होने के नाते इस चीज़ को ज़रा हाइलाइट ही कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि लेसन लर्न हमें ज़रूर देखनी चाहिए ज़िंदगी में, वो चाहे सेमेस्टर हो, चाहे महीना हो, चाहे कोई हमारा हफ्ता हो, चाहे कोई हमारा साल हो, कि पिछले साल, पिछले दिन, पिछले हफ्ते में क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, और मैंने सीखा क्या और आगे कैसे उनको बेहतर करना है। 24 है, व्हाट आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट? तो रिस्क मैनेजमेंट के जो 5 कंपोनेंट्स हैं वो क्विकली ज़रा देख लेते हैं क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं। सबसे पहले क्या है जी? डिज़ाइन। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं या इसमें क्या होता है कि जी हम रिस्क फ्रेमवर्क, रिस्क की पॉलिसीज़, रिस्क के कंट्रोल और इसका क्राइटेरिया ये डिफाइन करते हैं, ठीक है? ये पूरा रिस्क का फ्रेमवर्क हम कैसे डिफाइन करते हैं या डिज़ाइन करते हैं।
अच्छा पॉलिसीज हमारे पास क्या है वो पहले हम आउटलाइन करते हैं, कंट्रोल्स हमने कहाँ-कहाँ किस-किस तरह के लगाने हैं और रिस्क को आइडेंटिफाई असेस करने के लिए उसको रैंक करने के लिए हम कितना क्राइटेरिया कौन-कौन सा क्राइटेरिया इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है? और ये सब सारी चीज़ें हम डिफाइन कर लेते हैं, तो आप समझ लीजिए उसके बाद क्या होता है, हम उनको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। जो भी हमने सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगाए हैं, डिफाइन किए हैं सॉरी, उनको हमने लगा दिया है और जो रिस्क आइडेंटिफाई हो रहे हैं और हम उनको फिर क्या कर रहे हैं, जो हमने ऊपर पॉलिसीज़ अपनी बनाई थी, वो हम ट्रीटमेंट करते चले जा रहे हैं, ठीक है? अब इस सब के बाद क्या हो रहा है, हम साथ-साथ इवैल्यूएट भी कर रहे हैं। जो हमने कंट्रोल्स लगाए हैं, वो कितने क इफेक्टिव हैं और जो हम ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, उसके बाद हमें रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। और फिर हम दोबारा साथ-साथ क्या कर रहे हैं, साथ में मेजर भी कर रहे हैं, उसके बाद कोई रिस्क तो नहीं आ रहा। ये सारे काम करने के बाद कोई रिस्क तो नहीं आ रहा। यानी ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे आप कह लीजिए एक बीमारी थी, उसके अगेंस्ट कोई दवाई ली गई और दवा लेने के बाद फिर देखा गया कि उससे साइड इफेक्ट भी आ गया। यानी बुखार था, दवा ली बुखार की और खुदा न खास्ता उसके बाद फिर क्या हो गया, पेट डिस्टर्ब हो गया, स्टमक डिस्टर्ब हो गया। तो इट मे बी डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू द रिस्क मैनेजमेंट बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। तो आपने दोबारा क्या किया, उनको दोबारा रिस्क को असेस भी किया और जो रिस्क आ रहे हैं उनको फिर आपने मेजर भी किया वैल्यूएशन के अंदर और फिर आपने क्या देखा कि ये सारा जो सिलसिला आप कर रहे हैं, आप और मैं, इससे क्या कोई इम्प्रूवमेंट भी आ रही है? और अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही तो हमारी कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स आ रही हैं। उन फाइंडिंग्स से हमने क्या करना होता है, अपनी मेजर्स को, अपनी पॉलिसीज को, अपने कंट्रोल्स को या क्राइटेरिया को फिर हम इम्प्रूव करते चले जाते हैं। आप ये समझ लीजिए कि वैल्यूएशन के अंदर जो चीजें आ रही हैं, उनको हम दोबारा फिर डिजाइन में ले जाते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी डेफिनेशंस को थोड़ा सा बेहतर करते हैं और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, दोबारा इवैल्यूएट करते रहते हैं। तो इवैल्यूएट से फीडबैक जाती है कि जो आपने कंट्रोल लगाए थे बेहतर थे, कंट्रोल लगाए थे कोई फायदा नहीं हुआ, दोबारा लगाइए, ठीक है, बेहतर लगाइए, राइट? तो इस तरह से आप ये समझ लीजिए पूरा एक प्रोसेस है जिसमें ये आइटरेशन चलती रहती है और कि वंस वी आर डन, इन फैक्ट वी आर रेडी और वी आर इन स्टेट कि जब आप रिस्क मैनेजमेंट को अपने बिजनेस प्रोसेस के साथ एम्बेड कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकती हैं या हमारा जो बिजनेस है वो इससे फायदा उठा सकता है और इट हेल्प्स इन ए डिसीजन मेकिंग। तो ये कुछ बुनियादी 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं रिस्क मैनेजमेंट के। व्हाट इज द सीक्वेंस टू कंडक्ट एन इंटरनल सिक्योरिटी असेसमेंट? तो हमने बात की इससे पहले भी बारहा कि हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश करती रहती है कि वो देखे इससे पहले कि बाहर से कोई खुदा न खास्ता जो है वो इन्वेड करे, साइबरली इन्वेड करे या कोई हमारी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करे, तो हम खुद ही देख लेते हैं इंटरनल इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। हमारी रेड टीम्स हैं, हमारी ब्लू टीम्स हैं, तो ये काम वो करती रहती हैं। ये हमारी इंटरनल असेसमेंट है। अब इसका सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले देखिए, एक आपने प्लान किया कि इंटरनल असेसमेंट करनी है, ठीक है? तो आपने क्या किया, इसको कम्युनिकेट किया, इसको बताया आपने कि जी सलाह देना हमने ये असाइनमेंट करनी है और उसके बाद फिर आपने उसके लिए अप्रूवल ली, राइट? इससे पहले हमने बात की थी कंट्रोल सेट करते हैं उसके लिए कि हम अप्रूवल्स लेते हैं अपनी लीडरशिप से। तो आपने अप्रूवल ले ली। अप्रूवल लेने के बाद फिर आपने क्या किया, आपने देखा कि कितने रिसोर्सेज आपको चाहिए। हार्डवेयर रिसोर्सेज भी हैं, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज भी हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं, वो अपने सारे आइडेंटिफाई कर लिए। फिर आपने एक प्लान बना दिया और आपने बताया कि इन फैक्ट इसमें हमें इतना ही काम करना है। आपने स्कोप बता दिया कि व्हाट इज इंक्लूडेड एंड व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड और फिर आपने ऑब्जेक्टिव बता दिया कि हम ये इंटरनल असेसमेंट करना चाह रहे हैं, इसका हमारा मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, वो आपने लिख दिया। और उसके बाद फिर अब आपने इसको कंडक्ट किया, इसको एग्जीक्यूट किया और असेसमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद यकीनन आपके पास कुछ फाइंडिंग्स होंगी, वल्नरेबिलिटीज मिली होंगी या नहीं मिली होंगी। दोनों सूरतों में आपने कुछ ना कुछ एक रिपोर्ट बनाई है और अगर आपको वल्नरेबिलिटीज कोई 1-2 भी मिली हैं तो फिर यकीनन आपको उसकी रेमेडी भी लिखनी पड़ेगी कि जी अल्ट्रासाउंड किया गया है और अल्ट्रासाउंड में ये एक पता चला है कि जी खुदा न खास्ता ये कोई एक छोटा सा मसला है, सोजिश है फलान जगह के ऊपर, तो फिर ज़ाहिर बात है रेमेडी एज ए डॉक्टर आप लिखेंगे कि ये मेडिसिन है, ये ट्रीटमेंट है, तो उसके बाद ये मसला हल हो जाएगा, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल असेसमेंट्स एंड द स्टेप्स ऑफ सीक्वेंस यूज्ड टू कंडक्ट इट। 26 है, व्हाट आर दी स्टेप्स इन दी वीएम लाइफ साइकिल? वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट में जो हम स्टेप्स कुछ लेते हैं वो क्विकली जरा देखते हैं। वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट बेसिकली क्या है? आइडेंटिफाइज, असेस, प्रायोरिटाइज एंड प्रोवाइड अ रेमेडी टू दी वल्नरेबिलिटीज या सिक्योरिटी होल्स या सिक्योरिटी वीकनेसेस। ये हमारे डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस, सिस्टम, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस किसी में भी हो सकती हैं। तो वीएम लाइफ साइकिल में जो सबसे पहली बात आती है वो क्या है कि आप एनालाइज करते हैं एसेट्स को। आप ये देखते हैं कि कौन से डिवाइसेस आपने स्कैन करने हैं। आपके नेटवर्क के अंदर हो सकता है डिफरेंट सबनेट्स हों, यानी आपने विलेंस क्रिएट की हुई हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ और हर विलेंस को आपने एक डिफरेंट सबनेट दिया हुआ है। और आपने क्या करना होता है, आपके डीबी सर्वर्स हैं, एप्लीकेशन सर्वर्स हैं, वेब सर्वर्स हैं, फाइल सर्वर्स हैं, प्रिंट सर्वर्स हैं, लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। तो आपने क्या करना है, सब लोगों को, सब स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म करना है कि आप कोई ना कोई ये काम एक्टिविटी करने जा रहे हैं।
सेकंड आपने क्या किया, जो स्कैनर आपको चाहिए वो आपने अरेंज किए हैं, जैसे हमने बात की थी रैपिड 7 है और इसके बाद नेसस है एटसेट्रा। तो आपने कोई स्कैनर जो है वो आपने अरेंज किया, उसको आपने प्रिपेयर किया, फिर उसके अंदर आपने यानी पैरामीटर सेट किए, बताया कि आपने जो स्कैन है वो किस तरह का रन करना है, किन प्रोटोकॉल्स पर रन करना है, किन सबनेट्स के ऊपर रन करना है, किन डिवाइसेस पर रन करना है। थर्ड ये है, आपने वो वल्नरेबिलिटी स्कैन जो है वो उसको आपने चलाया या एग्जीक्यूट किया। अब आपने रिजल्ट्स कुछ ना कुछ मिले होंगे। तो जो फाइंडिंग्स आपने ली, ये जो आपको टूल्स ने फाइंडिंग दी, तो रिस्पेक्टिव लोगों को आपने जो फाइंडिंग्स दी वो आपने उनके साथ शेयर कर दी। और उसके बाद फिर आपने ज़ाहिर बात है जहाँ-जहाँ पे कोई वल्नरेबिलिटी आपने स्कैन की होगी, आइडेंटिफाई की होगी, उसके लिए आपको कोई ना कोई रेमेडी भी देनी है। तो अब आपका काम है पूरा-पूरा वो पैच मैनेजमेंट आप करेंगे, यानी पैच को आप देखेंगे कि कौन-सा पैच है ये किस वल्नरेबिलिटी के लिए, और उसको आपने टेस्ट भी करना है, उसको फिर आपने फाइंडिंग भी उसकी देखनी है और उसके बाद उसको टेस्ट करके आपने फिर उनको डिप्लॉय भी करना है। तो ये है पूरा वीएम लाइफ साइकिल। 27 है, व्हाट इज कॉबिट एंड व्हाट आर इट्स 5 प्रिंसिपल्स। तो कॉबिट की हमने बात की थी कुछ थोड़ी सी उसके अंदर ऑब्जेक्टिव सेक्शन के अंदर भी, कि कॉबिट क्या है, ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड फ्रेमवर्क है आईटी गवर्नेंस का, जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो एक ऐसा ऑप्टिमम स्टैंडर्ड्स जो है वो मेंटेन करें आईटी का, जो अलाइंड हो बिजनेस के साथ, और इस तरह से ये ऑप्टिमम बैलेंस क्रिएट हो, उसमें बेनिफिट्स और रिस्क दोनों तकरीबन क्या हो रहे हो, वो लेवल हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि बेनिफिट्स जो हैं वो कम हो, रिस्क ज़्यादा हो, राइट? तो ये एक बैलेंस की सिचुएशन बननी चाहिए या ऑफसेट की सिचुएशन बननी चाहिए। अच्छा, जो इसके 5 कोर प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या हैं, वो क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहली बात ये है कि इसको स्टेक होल्डर्स की नीड को मीट करना चाहिए, ठीक है? ये जो आईटी अलाइनमेंट है हमारी, वो क्या होनी चाहिए, स्टेक होल्डर्स की नीड्स के हिसाब से होनी चाहिए, सबसे पहले। अब इसमें कस्टमर्स भी हैं, इसमें सप्लायर्स भी हो सकते हैं, इसमें आपके जो थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं वो भी हो सकते हैं, इसमें आपके और जो पार्टनर्स हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के वो भी हो सकते हैं, ठीक है? और आपके इंटरनल जो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं या इंटरनल कंपनी के लोग हैं वो भी हैं कस्टमर्स आपके। आपके जो आईटी सिस्टम है बेसिकली, तो उसको इन सब स्टेक होल्डर्स की नीड को मीट करना चाहिए, ठीक है? सेकंड, इट शुड कवर द एंटरप्राइज एंड टू एंड, यानी ऐसा नहीं है कि सेल्स के लिए सिस्टम बन गया या फाइनेंस के लिए बन गया, एचआर के लिए बन गया और बाकी लोग ऑपरेशंस वाले तो बेचारे मैनुअल, नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इसको एंड से एंड जो है वो पूरा कवर करना चाहिए, यानी पूरा एंड टू एंड साइकिल जो है वो सारा इसको ऑटोमेट होना चाहिए, आईटी को पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए। थर्ड क्या है जी, अप्लाइंग अ सिंगल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क, ठीक है, यानी एक ही इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क आप यूज कर रहे हो। और फोर्थ क्या है जी, आप होलिस्टिक अप्रोच यूज करें। ऊपर हम कह रहे हैं ना एंड टू एंड सिस्टम, इसका मतलब ये है कि आप एक सिस्टम अप्रोच यूज कर रहे हैं, होलिस्टिक अप्रोच, बिगर पिक्चर आप जो है उसको आप देख रहे हैं, ना कि सिर्फ आप एक एप्लीकेशन या एक डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। और लास्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप गवर्नेंस को मैनेजमेंट से अलग रखिए, यानी मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस हैं वो अपने चलने चाहिए, लेकिन आईटी गवर्नेंस को प्योरली आईटी गवर्नेंस रहना चाहिए। वो डिपार्टमेंट, वो बंदा जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ही और शी शुड सोलोली डू दिस, और जो बाकी मैनेजमेंट आपकी उसको आप अलग रखिए, ठीक है? तो इसलिए ताकि आईटी जो है वो अच्छी तरह लाइन भी हो, आईटी अच्छी तरह जो है वो बिजनेस को फैसिलिटेट भी कर सके और बिजनेस जो है वो कस्टमर्स को वैल्यू डिलीवर कर सके। 28, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अब हर कोई चाहता है कि जी साइबर सिक्योरिटी को ठीक है जी इन्फोर्स कर ले, इम्प्लीमेंट भी कर ले, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, वो क्या है, क्योंकि जरा वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात ये है कि ये आम तौर पे एक रिएक्टिव अप्रोच समझी जाती है। रिएक्टिव इसलिए, हम बिल्कुल वेट कर रहे होते हैं कि कोई चीज हो, कोई इंसिडेंट हो, तो उसके बाद फिर हम जो है वो हाथ पैर हिलाएं, उसके बाद हिले जुलें, ठीक है? तो इसलिए कहते हैं रिएक्टिव अप्रोच है, यानी प्रोएक्टिवली चीजें नहीं हो रही कि हम पहले से देख लें। दूसरा, हमने बस एक सुपरफिशियल सतह पे ना, एक बस आम सी एक हमने कंट्रोल्स कुछ लगा दिया, हमने कहा जी ठीक है, हमने एक फायरवॉल ले लिया, बस काफ़ी है, और उसके बाद फिर हम सिक्योर हैं। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और तीसरी ये चीज़ होती है कि आम तौर पे कुछ ना कुछ थोड़ा-सा ना कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है बाज़-बात ये टीम्स के अंदर, जैसे सिक्योरिटी और आईटी के अंदर या सिक्योरिटी और बिज़नेस टीम्स के अंदर, ठीक है? तो ये एक बड़ा मेजर चैलेंज हो जाता है इस साइबर सिक्योरिटी की इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए। और चौथी चीज़ क्या हो सकती है, बॉक्स अप्रोच। बॉक्स अप्रोच ये होती है कि आप ये समझ लीजिए कि आपका पर्पस ये नहीं है कि मेरा सब कुछ सिक्योर हो। आपको गवर्नमेंट ने कहा कि जी कम से कम आप ने कंपनी तब चला सकते हैं जब आपके पास एक फायरवॉल हो। और आपने कहा जी ये देखें, गवर्नमेंट का जो भी बंदा आएगा हम उसको दिखा सकते हैं ये फायरवॉल लगी हुई है। बस सिर्फ ऑन की हुई है। उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है? ये क्या है, बॉक्स अप्रोच।
आपने सिर्फ कंप्लायंस की हद तक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए कुछ चीज़ आपने लगा दी है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं उठा रहे, उससे रियल सिक्योरिटी आपका पर्पस नहीं है। ये एक्चुअली एक मेजर चैलेंज है या मसला है। फिफ्थ है जी गवर्नेंस ओवरकिल। अब इसका मतलब ये है कि आप इतनी ज़्यादा जो रूल्स लगा देते हैं, इतनी लंबी-चौड़ी चेकलिस्ट बना सकते हैं कि जी इसके बाद ये काम होगा, जो कि एक्चुअली क्या है ओवरऑल जो ऑपरेशंस हैं बजाय उनको सही स्मूथ करने के चलाने के उल्टा क्या बन रहा है नुकसान बन रहा है, उल्टा मसला बन रहा है। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जी जो हम कह सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में मेजर चैलेंजेस हो सकते हैं। 29 लिस्टिंग 5 टाइप्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट। अब पाँच तरह की हमें कुछ इंटरनल असेसमेंट्स लिखनी है, इससे पहले हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि इंटरनल असेसमेंट जो है वो क्या होती है और कैसे की जाती है। सबसे पहले इंटरनल असेसमेंट हमारी होती है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। इसमें हम देखते हैं कोई सिक्योरिटी वीकनेस तो नहीं है। दूसरी हमारी होती है पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जिसमें हम वीकनेस को थोड़ा कोशिश करते हैं एक एक्सप्लॉयटेशन की हद तक लेके जाने की, उसको एक्सप्लॉयट करने की और देखने की कि क्या इससे कोई बिज़नेस को इम्पैक्ट आता है, कोई हमारा डेटा खुदा न खास्ता स्टील होता है, थेफ्ट होता है या कोई और सिस्टम एक्सेस होता है या कोई बाहर से आके हमारे सिस्टम में कोई एक्सेस कर सकता है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है, कोई कोड रन कर सकता है, ठीक है? इस तरह की कोई एक्टिविटी कर सकता है कि नहीं, तो ये थोड़ा-सा उससे आगे की चीज़ होगी। खैर ये है, व्हाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स और ब्लैक बॉक्स असेसमेंट्स होती हैं। ये हमने डिटेल में बात की थी ऑब्जेक्टिव के अंदर, ठीक है? कि ये किस तरह की असेसमेंट्स हो सकती हैं, राइट? चौथी क्या है कि जी हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, यानी इस बात की ये कोशिश करते हैं देखने की कि एक वल्नरेबिलिटी एक्सेस की हमने उसको देख लिया, फिर हमने देखा कि वो उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट भी किया गया। अच्छा एक्सप्लॉइट करने के नतीजे में रिस्क क्या इन्वॉल्व हैं और कितने इन्वॉल्व हैं? रिस्क जो होता है, रिस्क क्या मतलब डेटा लॉस हो सकता है, कोई बंदा हमारा डेटा डिलीट कर सकता है, ठीक है? कोई बंदा हमारे डीबी सर्वर को एक्सेस करके पूरा डीबी क्रैश कर सकता है, वगैरह-वगैरह। इस तरह के रिस्क क्या हो सकते हैं, पोटेंशियल रिस्क क्या हो सकते हैं? थ्रेट असेसमेंट है, यानी हम आइडेंटिफाई करके एनालाइज़ करते हैं, पोटेंशियल थ्रेट्स क्या हो सकते हैं या फिर उनके सोर्स क्या हो सकते हैं, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वेब हो सकती है, ईमेल के अटैचमेंट्स हो सकती है, ठीक है? हमारी ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस हो सकती हैं, हमारा कहीं से कुछ चीज़ें डाउनलोडिंग हो सकती है, वगैरह-वगैरह। ये सोर्सेज़ क्या हो सकती हैं? एक्टर्स कौन-कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं, पोटेंशियल और मेथड्स कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं। यानी क्या बंदा कोई हमें कोई इनको फाइल सेंड करेगा, कोई ईमेल अटैचमेंट सेंड करेगा, ठीक है? जिसको आपने कहा था कि सैंडबॉक्स में डाल के आप जो है वो आइसोलेट करके वेरीफाई करके चेक करते हैं, सही है? तो ये कुछ मुख्तलिफ तरह की क्या है हमारी इंटरनल असेसमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कॉन्टिन्यूटी एंड व्हाट आर इट्स फेजेस। कॉन्टिन्यूटी से क्या मतलब होता है? देखिए कॉन्टिजेंसी या कॉन्टिन्यूटी से मतलब ये होता है कि किसी सिस्टम, किसी एप्लीकेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी को, किसी एंटिटी को कोई डिसरप्शन हुई है, उस डिसरप्शन के बाद उसकी कैपेबिलिटी क्या है कि वो दोबारा उठ के खड़ी हो जाए, वो रिस्टोर हो जाए, वो अपनी सिचुएशन पे वापस आ जाए। इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूटी। यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपने आप को मेंटेन करना या दोबारा रिस्टोर करना और अपनी क्रिटिकल डेटे को, इंफॉर्मेशन को, अपने ऑपरेशंस को, जबकि वो ऑर्गेनाइजेशन वक्ती तौर पे एक लम्हे के लिए, चाहे चंद मिनट के लिए किसी एक इंसिडेंट से गुजरी और उसके बाद उसके ऑपरेशन जो है वो डिस्टर्ब हो गया, खुदा न खास्ता आप ये कह लीजिए कि किसी वक्त कोई हादसा होता है और इस तरह की कोई सिचुएशन होती है जिससे कंपनी का प्लांट जो था अचानक खुदा न खास्ता उसको कोई डिस्टर्बेंस होती है, ऑपरेशन हाल्ट हो जाती है, प्रोडक्शन रुक जाती है। तो इस तरह की कोई और सिचुएशन हो सकती है। तो इस तरह की सिचुएशन से, इस डिस्टर्बेंस से, इस डिज़ास्टर से, इस डिस्ट्रप्शन से निकलने का, बाहर निकलने का तरीका कंपनी का, उसकी कैपेबिलिटी, उसका पोटेंशियल वो कितना है, ये क्या है? कॉन्टिन्यूटी है। अच्छा इसकी फेजेस क्या हैं? सबसे पहले हम प्लान करते हैं कि हमें क्या-क्या रिक्वायर होगा, ठीक है? हमने इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या है? उसके बाद फिर हम उन रिक्वायरमेंट्स को ज़ाहिर बात है डॉक्यूमेंट भी करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और उनको कंट्रोल भी करेंगे। हम किन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहेंगे? प्रोसेसेस को, प्रोसीजर्स को और फिर जो कंट्रोल्स हमने लगाए हैं ज़ाहिर बात है उनको भी। और फिर हम देखेंगे कि जो हमने प्लान किया था और जो इम्प्लीमेंट किया था, क्या वो दोनों चीज़ें ठीक काम कर रही हैं? और ये ऐसा हमने रेगुलर इंटरवल्स के साथ करना होता है। इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए जो हमारे कंट्रोल्स हैं वो क्या हैं? इफेक्टिव हैं, वो वैलिड हैं और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो एडवर्स सिचुएशंस आई या टाइम्स आए उसमें वो कंट्रोल बिल्कुल काम नहीं किए, तो ज़ाहिर बात है फिर हमें इनको रिव्यू करना पड़ेगा और फिर इम्प्रूव करना पड़ेगा। 31 है व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट्स एप्लीकेशंस। अच्छा क्रिप्टोग्राफी जो है वो असल में क्या है? इट्स द साइंस, इट्स अ बिगर डिसिप्लिन जिसमें हम क्या करते हैं? डेटे को प्रोटेक्ट करते हैं और यानी इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं और उसके बाद हम भेजते हैं, सेंड और रिसीव करते हैं। और प्रोटेक्ट हम इस तरह से करते हैं, ये सेंस में करते हैं कि हम बेसिकली डेटे को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, नॉट इन ए प्लेन टेक्स्ट,
तो इट्स बेसिकली अनअंडरस्टैंडेबल फॉर एनीबॉडी। अगर वो कोई इंटरसेप्ट करता भी है तो उसे पता नहीं होगा ये इन्फॉर्मेशन है क्या। और हम चाह रहे हैं सिर्फ कि ये हमारी इन्फॉर्मेशन जो है सिर्फ ऑथोराइज लोगों तक जाए, यानी जो इंटेंडेड रेसिपिएंट्स हैं सिर्फ उनको जाए और वो इसको एक्सेस करें और वो इसको अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंड इसलिए कि वो उसको डिक्रिप्ट कर लेंगे और वो सही टेक्स्ट उनको मिल जाएगी। दरमियान में हर को बंदा पकड़ता भी है, लेता भी है, अनफॉर्चुनेटली अगर उसके हाथ लग भी जाती है तो उसके लिए फिर ये यूजलेस है, बिकॉज ही और शी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट और कैन नॉट डिक्रिप्ट इट। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या हैं? सबसे पहली बात हमने की कि हम अपने डेटे को कॉन्फिडेंशियल रखना चाह रहे हैं, यानी जो इन्फॉर्मेशन हम भेजना चाह रहे हैं हम चाह रहे हैं कि वो सिर्फ कॉन्फिडेंशियल रहें। यानी मैंने अगर इंटेंडेड यूजर तक भेजी है तो वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ उसको मिलनी चाहिए। दिस इज कॉन्फिडेंशियल बिटवीन बोथ ऑफ अस, सेंडर एंड रिसीवर, किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। एक तो इसका ये ऑब्जेक्टिव है। सेकंड जो क्रिप्टोग्राफी का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि डेटा इंटीग्रल रहना चाहिए, यानी एक मैसेज है, एक ईमेल जो मैंने आप तक भेजी है वो इंटीग्रल रहे, उसकी इंटेग्रिटी इंश्योर रहे, उसमें कोई तब्दीली ना हो, अनवांटेड चेंज, एडिट, मॉडिफिकेशन ना हो। यानी मैंने तो आपको भेजा अकाउंट नंबर एंड पे 47 आता था, तो खुदा न खास्ता किसी ने उसको उसकी इंटेग्रिटी को चेंज कर दिया, यानी उस डेटे को मॉडिफाई करके 46 कर दी। तो ऐसा ना हो, ये बेचारी है क्रिप्टोग्राफी यार। इसका एक ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि डेटा सेंड रिसीव हो लेकिन वो इंटीग्रिटी उसकी मेंटेन रहे, मेक श्योर रहे, इंटीग्रल रहे डेटा। एंड थर्ड कि जो कुछ भी आप भेजें उसकी आइडेंटिटी जो है वो वेरीफाई होनी चाहिए, यानी जो डेटा भेज रहा है बेसिकली वो भी क्या हो, वेरीफाइड पार्टी हो। ठीक है, अगर सेंडर और रिसीवर है, आपने शायद इंक्रिप्शन कहीं पढ़ी हो तो उसमें आपने देखा होगा सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक दोनों सूरतों में कुछ ना कुछ कीज होती हैं, और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में आपने शायद पढ़ा होगा कि कीज कुछ एक्सचेंज भी होती हैं। तो जब कीज एक्सचेंज होती हैं तो उसका मतलब ये है कि पार्टीज एक दूसरे को बता रही हैं कि वो ऑथेंटिकेटेड यूजर्स हैं। और अगर सिस्टम साइड से ये डिजिटल सर्टिफिकेट शायद आपने नाम सुना हो, तो वो एक्सचेंज होते हैं, तो उसका मतलब ये है कि सिस्टम भी फिर ऑथेंटिकेट हो रहे होते हैं, वो एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि आई एम अ लेजिटिमेट यूजर और आई एम अ लेजिटिमेट सिस्टम और आई एम एन इंटरनेट सिस्टम टू सेंड डेटा टू यू और रिसीव डेटा फ्रॉम यू। ये तीन बुनियादी चीजें हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंफॉर्मेशन की इंटेग्रिटी है, और इंफॉर्मेशन यूजर या फिर सेंडर्स वगैरह की या सिस्टम्स की ऑथेंटिकेशन। 32 है, what is asset management and how does it help in security function? एसेट मैनेजमेंट का हमें पता है कि बेसिकली हम आइडेंटिफाई करते हैं और क्लासिफाई करते हैं, यानी टैग करते हैं और ट्रैक करते हैं और मॉनिटर करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एसेट्स होते हैं। वो डेटा हो सकता है, ठीक है ना, बैकअप्स वगैरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है, अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन हो सकती है, बिलिंग इंफॉर्मेशन हो सकती है, एक्सेट्रा। सिस्टम्स हो सकती हैं, यानी डिवाइसेस हैं, लैपटॉप्स हैं, सर्वर्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हार्डवेयर है, यानी बाकी नेटवर्क इक्विपमेंट्स हो सकता है, फायरवॉल्स हो सकती हैं, पावर के सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है ना, यूपीएस वगैरह। थिंक अबाउट मेनी अदर थिंग्स, राइट। एंड सॉफ्टवेयर अगेन है, एप्लीकेशंस हैं, वेब सर्वर्स हैं एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें जो है हम आइडेंटिफाई भी करते हैं कि कौन क्या है, और उनको हम टैग भी करते हैं, क्लासीफाई भी करते हैं कि कौन चीज है वो शेयरेबल है, कौन सी चीज शेयरेबल नहीं है, कौन सी यूजर एक्सेस की है, कौन से एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस की है, वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों को हम क्लासिफाई भी करते हैं और फिर ट्रैक भी करते रहते हैं कि ये चीज़ें अप एंड रनिंग हैं, ठीक है, एक्सेस कौन-कौन कर रहा है। जैसे आपने शायद एक चीज़ पढ़ी ऑडिट लॉग, उसको भी देखते रहते हैं हम, और मेंटेन भी करना होता है हमने। ज़ाहिर बात है, अगर एक वेब सर्वर है, उसको डाउन नहीं होना चाहिए, एक एप्लीकेशन सर्वर है, उसको भी डाउन नहीं होना चाहिए, वरना फिर क्या है, यूज़र उसको एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। तो ये सारा सिलसिला जो है ये क्या कहलाता है, एसेट मैनेजमेंट, आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, ट्रैकिंग और मेंटेनिंग ऑल ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स, जिसमें ये सारी चीजें जो हमने अभी बात की शामिल हैं। अच्छा, ये एसेट मैनेजमेंट कैसे हेल्प करता है सिक्योरिटी फंक्शंस को, तो वो क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पैच मैनेजमेंट, और उसमें हमने बात की थी कि हम क्या करते हैं, आईटी एसेट्स की एक बेसलाइन जो है वो बना लेते हैं। तो उसमें एक्चुअली ये हेल्प करता है, यानी जब आप बेसलाइन क्रिएट करने लगते हैं तो फिर आपको पता चल जाता है एसेट मैनेजमेंट के अंदर से ही जो आप एक आर्टिफैक्ट ले लेते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपके सर्वर्स क्या हैं, सिस्टम्स क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं, और ये सारा सिलसिला आपको वहां से मिल जाता है। तो ये पहली बात तो ये है कि वहां पे पैच मैनेजमेंट हेल्प करता है, और पैच मैनेजमेंट हमें पता है इट्स ए वेरी वेरी क्रूशियल एंड क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ होल सिक्योरिटी फंक्शन। सेकेंडरी सॉफ्टवेयर वाइट लिस्टिंग, और थर्ड हमारे पास क्या है जी, सॉफ्टवेयर एसेट डिस्कवरी एंड मैनेज। ठीक है ना, हमारे पास एसेट कितने हैं और उनको हम कैसे मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सिक्योरिटी का बड़ा बुनियादी आप समझ लीजिए एक फंक्शन है कि हमारे पास एसेट्स कितनी हैं। आप देखते हैं कि आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किन चीजों को आपने सिक्योर करना है, राइट। तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर एसेट डिस्कवरी है और उसके बाद उनकी मैनेजमेंट है। और फोर्थ में ये है कि एंटरप्राइज ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग, पूरी एंटरप्राइज वाइज जो आप एक ट्रैक करते हैं डिवाइसेस को, रिपोर्ट करते हैं। तो ये बुनियादी कुछ 3-4 चीज़ें हैं
जो कि एसेट मैनेजमेंट के ज़ुमरे में आती हैं, लेकिन ये कुछ हेल्प करती हैं सिक्योरिटी के कुछ फंक्शंस को। 33 है, लिस्ट द टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज फॉर दिस सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। सिक्योरिटी इंजीनियरिंग हमने कहा था कि एक आर्किटेक्चर लेवल एक्टिविटी है, तो अभी हम देखते हैं कि कुछ उसके अंदर एक्टिविटीज किस तरह की होती हैं, किस नोयत की होती है। सबसे पहली बात तो हमने कहा कि जी इसके अंदर एक फायरवॉल लेवल की ग्रैनुलर एक्सेस होती है। ग्रैनुलर से मुराद ग्राउंड लेवल पे, एक यूजर की हद तक, एक पोर्ट्स की हद तक, एक आईपी एड्रेस की हद तक, एक मशीन की हद तक, ठीक है, किसी हद तक भी हम एक ग्रैनुलर एक्सेस लिस्ट जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज हम करते हैं सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में। दूसरा इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम डीएमजी का आर्किटेक्चर जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं। सही है, यानी ये हमने बात की थी कि ये पूरा आर्किटेक्चरल जो एक्टिविटी है, इट्स ए डिजाइन लेवल एक्टिविटी। तो उसमें हमें बताना पड़ेगा ना कि कितनी लेयर्स होनी चाहिए डिवाइसेस की, और हमारे पास लेंस और वी लेंस का आर्किटेक्चर क्या होगा, और उसके बाद फिर हमारे पास डीएमजी जो है वो कहाँ होगी। डीएमजी में हमारे, आपको पता है, सर्वर्स पड़े होते हैं, ठीक है, जिनकी हमें पब्लिक एक्सेस देनी होती है। यानी अगर हमारे पास कोई एप्लीकेशन है जिसको वेब से एक्सेस होना है, तो हमारी एप्लीकेशन कहाँ होनी चाहिए, डीएमजी के अंदर, राइट। इस तरह का और हमारे वेब सर्वर हो सकते हैं, एप्लीकेशन सर्वर हो सकते हैं, डीबी सर्वर हो सकते हैं। ये सारे कहाँ होते हैं, डीएमजी के अंदर। यानी इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सेस जिनको चाहिए होती है, लेकिन उनको हमें सिक्योर भी रखना होता है और 24/7 उनको अप एंड रनिंग भी रखना होता है। तो इसका जो डिजाइन है, इसका जो आर्किटेक्चर है, वो किस तरह से अच्छा हो सकता होना चाहिए, ये भी एक्टिविटी होती है इसके अंदर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। और थर्ड जो है वो हमने बात की अभी कि वीलैंस हम क्रिएट करते हैं, लैंस की लॉजिकल सेगमेंटेशन करते हैं। ये डिपार्टमेंट वाइज भी होती है और दिस सिक्योरिटी पर्पस होती है, कुछ और भी इसके यूजेज होते हैं, राइट। तो वो किस तरह से सेग्रीगेट होनी चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज होनी चाहिए, फ्लोर वाइज होनी चाहिए, या किसी और बेसिस पे होनी चाहिए। तो ये भी क्या काम है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग का। और फोर्थ क्या है कि आप सिक्योरिटी टूल जो है वो ऐड करते हैं, जैसा कि हमने बात की थी, इंसिडेंट इवेंट मैनेजमेंट होती है हमारी, ठीक है ना, सिक्योरिटी इंसिडेंट इवेंट मैनेजमेंट, वो हम कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह फायरवॉल है, डीएलपी की हमने बात की थी कि डेटा लॉस प्रिवेंशन है, एनएससी की हमने बात की थी, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल है। तो इस तरह की और हमने कौन सी लेयर्स ऐड करनी है, कौन से और सिक्योरिटी टूल ऐड करने हैं, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नोयत क्या है, सिचुएशन क्या है, वो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह का इस वक्त हमारा पोस्चर है, और हमें किस तरह के साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनका सामना है, अनफॉर्चुनेटली या पोटेंशियल हो सकते हैं। और हमें फिर अपना जो आर्किटेक्चर है सिक्योरिटी का वो किस तरह से डिजाइन करना है, वो करते करते हमें कितने टूल्स ऐड करने चाहिए अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए, अपनी सिक्योरिटी पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए। तो इनमें से डिसाइड किया जा सकता है, कोई भी टूल हम ऐड कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी किए जा सकते हैं और सारे भी किए जा सकते हैं। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और फिर जो है वो हमें एप्लीकेशन और डेटाबेस, इन दोनों की आपस में क्या चाहिए होगी, इनक्रिप्शन भी चाहिए होगी। यानी ये एक बेहतर चीज हो सकती है कि एक डेटाबेस है और एक एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन से जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो डीबी में जा रही है, और जो ट्रांजैक्शन है वापस एप्लीकेशन तक आ रही है। तो एप्लीकेशन और डीबी साइड की जो कम्युनिकेशन है उसको भी आप चाहें तो इनक्रिप्ट कर सकते हैं। यूं अगर इन बिटवीन इंटरनल लैन के ऊपर भी कोई अटैकर खुदा न खास्ता अगर किसी वजह से एक्सेस ले सकता है, तो आपकी एप्लीकेशन और आपकी डीबी की जो कम्युनिकेशन हो रही है उसमें भी इनक्रिप्शन अगर इन्वॉल्व है, तो वो कोई डेटा अगर लैन के ऊपर कोई ना कोई ले भी लेता है डेटा, कहीं ना कहीं से किसी टूल को यूज करते हुए कोई पैकेट्स ले भी सकता है, तो वो उनको डीक्रिप्ट नहीं कर सकेगा या उससे कोई उसको फायदा भी नहीं होगा। तो ये कुछ यानी एक्टिविटीज हैं जो कि सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के जुमरे में आती हैं, या फिर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग जो है उस तरह की एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। 84 है, आउटलाइन द 4 बेसिक फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो बुनियादी जो 4 फंक्शंस हैं वो हमें आउटलाइन करने हैं सिक्योरिटी के या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के। वो कौन से होते हैं? सबसे पहले तो ये क्या करता है, हमें आईटी गवर्नेंस या एक गवर्नेंस प्रोवाइड करता है। गवर्नेंस को हम बार-बार कह रहे हैं कि क्या पॉलिसीज है, रोल्स हैं, अकाउंटेबिलिटीज हैं, और इन सब चीजों को ओवरसी करना है ताकि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव मीट हो, और उसके बाद बिजनेस को हम इंश्योर कर सकें कि वो कस्टमर को वैल्यू डिलीवर कर रहा है। तो ये एक तो पहला जो बुनियादी असूल या जो फंक्शन है वो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का क्या है, किसी कंपनी में गवर्नेंस या फिर आईटी गवर्नेंस को मेक श्योर करना, ठीक है। सेकंड, जितने पॉलिसीज आपने बनाए हैं, ठीक है, या जितने प्रोसीजर्स आपने बनाए हैं उन सबको इम्प्लीमेंट करना, यानी बनाना भी और उनको इम्प्लीमेंट करना। पॉलिसीज किस तरह की होनी चाहिए, यानी सिक्योरिटी पॉलिसीज, और प्रोसीजर किस तरह के होने चाहिए जो कि बहुत सिक्योर हो सिस्टम यूज करने में, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि सिस्टम से रिलेटेड है। तो ये काम भी किसका हुआ, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। थर्ड क्या है जी, रिस्क मैनेजमेंट, यानी बिजनेस को जो रिस्क इन्वॉल्व है टेक्नोलॉजी से, और जो आईटी टेक्नोलॉजी बिजनेस को लिवरेज दे रही है, उस सारे टूल्स को, उस सारी टेक्नोलॉजी के सेट को क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनको असेस करना, फिर उनको ट्रीट भी करना,
ठीक है ना, उनको रिस्पॉन्स करके ट्रीट भी करना और बाद में ट्रीट करने के बाद मॉनिटर भी करना कि क्या उससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आया एप्लीकेशंस को, सिस्टम्स को या ओवरऑल बिजनेस को या फिर प्रोसेसेस को। फोर्थ यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो फोर्थ फंक्शन है, उसका काम है कि इस सारे सिस्टम को करने के बाद ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी देखें, है ना, यानी इवैल्यूएट करें कि इंडिविजुअल कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, यानी जो गोल्स आपने सेट किए थे वो मीट हो रहे हैं। ये खासकर रिलेटेड होगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी यानी आईटी सेक्टर के साथ, यानी आईटी फंक्शन के साथ। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी वो फंक्शंस को दी गई थी, रेड टीम्स को, ब्लू टीम्स को, यानी या फिर इंडिविजुअल्स तक की, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सब ओन कर रहे हैं, जो एक्सपेक्ट किया था वो क्या एक्सपेक्टेशंस मीट हो रही हैं इंडिविजुअली भी, एज ए फंक्शन, एज ए डिपार्टमेंट और एज ए होल जो एक्सपेक्टेशन थी बिजनेस को आईटी के साथ, क्या वो भी मीट हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये बुनियादी 4 फंक्शंस हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। 35 है डिस्क्राइब दी सिक्योरिटी हार्डनिंग लाइफ साइकिल। तो हमने बात की थी इससे पहले भी सिक्योरिटी हार्डनिंग की, उसके लाइफ साइकिल में जो पहली चीज आती है वो हम क्या करते हैं, आईटी एसेट्स को हार्डन करते हैं। मतलब ये हम बेसिक सिक्योरिटी कंट्रोल जो है वो इनको इम्प्लीमेंट करते हैं और ये हम किस तरह करते हैं, किसकी रोशनी में, जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस होती हैं, ताकि हम जितनी भी वीकनेसेस हैं उनको हम कम से कम कर सकें या फिर जीरो कर सकें। आइडियली तो ये होना चाहिए, ठीक है। हार्डनिंग लाइफ साइकिल में जो दूसरी चीज आती है वो क्या है, हम पीरियोडिक वैलिडेशन करते हैं, यानी हम 12 चीजों को वैलिडेट करते रहते हैं। ये ऐसा वंस अ वीक भी हो सकता है, वंस इन 2 वीक्स हो सकता है, वंस इन अ मंथ हो सकता है। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन कि हमारी पॉलिसी क्या है। थर्ड ये है कि हम देखते रहते हैं कि दुनिया भर में जो स्टैंडर्ड्स हैं या जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो क्या आ रही हैं, और वो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस आ रही हैं उनको देखते हुए हम देखते हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जो हमारी इनफैक्ट इस वक्त इम्प्लीमेंट हुई हैं वो, और जो बेस्ट प्रैक्टिस है दुनिया भर में इस वक्त जो अच्छी मानी जाती है, उनमें क्या फर्क है। और अगर कोई फर्क है तो फिर हमें अपनी उन कॉन्फ़िगरेशंस को अलाइन करना होगा, रीट्यून करना होगा इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद और फॉलो विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स या फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो इसका मतलब ये है कि वो रेगुलरली सीक अपडेट्स ऑन द बेंचमार्क्स। बेंचमार्क ये होता है कि आप किसी कंपनी को किसी किसी चीज को स्टैंडर्ड मान लेते हैं और उसके बाद फिर आप उसके साथ अलाइन करने की कोशिश करते हैं। तो ये होगा कि आप रेगुलरली देखेंगे इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है और उसके बाद फिर देखेंगे कि आपके स्टैंडर्ड्स, आपकी पॉलिसीज, आपकी कॉन्फ़िगरेशंस ये सारी कैसी हैं और उसके बाद फिर आप उनको अलाइन करेंगे ताकि आप इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हो। और फोर्थ क्या है कि आपको अगर जरूरत पड़ती है, जो आपने देखा कि बेस्ट प्रैक्टिस के साथ अपने आप को कंपेयर करके तो आपने कुछ आइडेंटिफाई किया, ये इवन ऊपर पीरियोडिक वैलिडेशन में आपने देखा कि कुछ जरूरत पड़ रही है कि हमें कुछ एडिशनल कंट्रोल चाहिए, एज ए इन्फो सिक्योरिटी एक्सपर्ट या इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको अगर एडिशनल कंट्रोल्स लगाने चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो आपको जरूर लगाने चाहिए। तो दिस इज सिंपल लाइफ साइकिल ऑफ सिक्योरिटी हार्डनिंग। 36 है व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एट इनिशियल लेवल। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के इनिशियल ब्लॉक में या इनिशियल वैल्यू में जो 4 बुनियादी चीजें हैं उनमें जो सबसे पहले क्या है, पॉलिसी। पॉलिसी क्या है, हमारा ये बेसिक सिक्योरिटी कंट्रोल है, यानी हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो पॉलिसी है उसको हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारा बेसिक सिक्योरिटी कंट्रोल है, जो क्या है बेस्ट प्रैक्टिसेस या स्टैंडर्ड्स के साथ उसके साथ अलाइंड है। और इसका अगेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिड्यूस वल्नरेबिलिटी। दूसरी हमारे पास क्या चीज है जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इंडिविजुअल की भी हो सकती है और ये पूरे फंक्शन की भी हो सकती है और पूरे आईटी डिपार्टमेंट की भी हो सकती है, जो कि उनके कंधों पे आ रही है बिजनेस को लेवरेज करने के लिए, बिजनेस को हेल्प करने के लिए, ताकि बिजनेस स्मूथली रन हो सके। थर्ड हमारे पास क्या होती है जी, इसका जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इनिशियल ब्लॉक के लेवल है, जो थर्ड उसका एलिमेंट है वो क्या है, रिसोर्स एंड प्रायोरिटी। यानी आपके पास ह्यूमन और दूसरे हार्डवेयर रिसोर्सेस कितने हैं और फिर आपने उन चीजों को कैसे प्रायोरिटाइज किया हुआ है, ठीक है। और फोर्थ चीज इसमें क्या आती है, पीरियोडिक रिव्यू। तो ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का इनिशियल जो ब्लॉक है, ये उसके कुछ 4 एलिमेंट्स हैं। 37 है हाउ टू बिल्ड इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस। ठीक है, यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस को कैसे इफेक्टिव बनाया जाए। तो सबसे पहली और बुनियादी जो चीज है वो ये है कि लीडरशिप जितनी स्ट्रांग होगी, जितनी कमिटेड होगी, जितनी अच्छी वो डायरेक्शन सेट करेगी, ठीक है, जितनी चीजों को वो कोशिश करेगी फोर्सफुली या इनफोर्स करके कि वो सारी पॉलिसीज जो है वो इम्प्लीमेंट हो, सारी चीजों को कंप्लाई किया जाए, उनको फॉलो किया जाए, अकाउंटेबिलिटी ठहराई जाए लोगों के अंदर, ताकि ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो प्रोजेक्ट लिया हुआ है हमने, जो इनिशिएटिव लिया हुआ है, ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जा सके या कंप्लीट किया जा सके। तो सबसे पहला जो रोल है वो बुनियादी और बेसिक और वाइटल, वो किसने प्ले करना है, हमारी लीडरशिप। अच्छा जी, इस गवर्नेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए जो दूसरी चीज है वो हमारी क्या हो सकती है, अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। देखें, कोई भी बिजनेस, कोई भी काम किया जाए, इवन चाहे कोई गेम ही खेली जाए,
ठीक है, कोई मैच ही खेला जाए, अच्छी स्ट्रैटेजी होगी तो अच्छी प्लानिंग होगी, तो इसका मतलब है चांसेस आर कि हम मैच जीत सकते हैं। तो एक क्लियर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और ये क्लियर स्ट्रैटेजी जो है, ये बिज़नेस के साथ अलाइन्ड होनी चाहिए। बार-बार हम यही कह रहे हैं और कॉर्पोरेट भी यही कह रहा है और गवर्नेंस भी यही हमें एडवाइस कर रही है और एक्सपर्ट्स भी यही एडवाइस कर रहे हैं कि आपकी बिज़नेस के साथ अलाइन होनी चाहिए आपकी आईटी यानी आपकी सिक्योरिटी पॉलिसीज़। तो जो बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव है, इसका मतलब ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी उसके साथ अलाइन हो, यानी आपकी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो स्ट्रैटेजी है, वो बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन होनी चाहिए। थर्ड ये है कि आपने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वो क्या है? वेल डिफाइंड है। यानी लोग कैसे काम करेंगे, कौन किसके अंडर काम कर रहा होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स या फंक्शन या इंडिविजुअल्स हैं, जो एक-दूसरे को कोलैबोरेट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपका जितना अच्छा होगा, जितनी अच्छी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन की हैं और जितना अच्छा आपने क्लियरली बताया हुआ कि किस चीज़ का डिसीजन कौन कर सकता है, किस चीज़ को कौन अप्रूव कर सकता है। कोई चीज़ें हैं जिनको चीफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, वो सिर्फ अप्रूव कर सकते हैं, वो डिसाइड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं वो खुद भी नहीं कर सकते बल्कि स्टीयरिंग कमेटी ने करनी है। कुछ चीज़ें हैं जो चेंज एडवाइजरी बोर्ड ने करनी है। तो ये स्ट्रक्चर जितना क्लियर होगा, जितनी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होंगी हर एक को, उतना ही अच्छा एक स्ट्रक्चर हो सकता है और उससे फिर उम्मीद की जा सकती है कि ये जो हमारा गवर्नेंस का मॉडल है, वो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का वो बहुत इफेक्टिव होगा इंशाल्लाह। चौथी चीज़ वो ये है कि रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी जो सिक्योरिटी के मैट्रिसेस हमने या केपीआईज़ इंडिकेटर्स हमने मेजर किए हैं, वो उनको कैसे रिपोर्ट करना है, फिर रिस्क को किस तरह से रिपोर्ट करना है, कैसे रिपोर्ट करना है, कितना पीरियोडिक रिपोर्ट करना है, कितना डिटेल रिपोर्ट करना है। यानी पोटेंशियल रिस्क लिखने हैं, उनका उनका रैंक लिखना है, उनका आगे कोई रेमेडी लिखनी है, उनका कोई रिस्पॉन्स लिखना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें। फिर इंसिडेंट जितने हो रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इंसिडेंट हो रहे हैं, ठीक है? जिसको हम बार-बार कह रहे हैं SIEM। तो इस तरह के जितने इंसिडेंट हो रहे हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, उनको कैसे रिपोर्ट करना है, कितना फ्रीक्वेंट रिपोर्ट करना है, किस-किस को करना है, उस रिपोर्ट की डिटेल्स कितनी होंगी, कौन-सा फॉर्मेट वगैरह होगा, ये सारी चीज़ें। और ये सारा सिलसिला जो रिपोर्टिंग का है, ये जितना क्लियर होगा, जितना कम्युनिकेटेड होगा, जितना सबको अच्छी तरह से समझाया जाएगा, ताकि ये जितनी ज़्यादा रिपोर्ट्स, ये जितनी बेहतर रिपोर्ट्स मिलेंगी, यानी जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी कर रहे हैं और जितनी ज़्यादा ज़रूरत के लिए इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं, जो डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि आपका जो ये सारा गवर्नेंस मॉडल है, ये बहुत इफेक्टिव होगा इंशाअल्लाह। और पाँचवीं चीज़ क्या है, जो कि बहुत अहम है, वो ये है कि आपने कल्चर डेवलप करना है, प्रमोट करना है। आपने सिक्योरिटी की लोगों को ट्रेनिंग भी देनी है, एक अवेयरनेस भी पैदा करनी है और सब लोगों को आपने खड़े करके कहना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम सबकी ज़िम्मेदारी है। आपने वी वाला कल्चर अडॉप्ट करना है, कि ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है, ये हम सब ने करना है, ईच वन ऑफ अस, राइट? ये वी कल्चर है, वी कैन एंड वी विल डू इट। तो जब आप एक अच्छा कल्चर प्रमोट करेंगे, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस भी क्रिएट करेंगे और उन सबको साथ लेके चलेंगे, तो फिर उम्मीद की जा सकती है आपके प्लान्स, आपके कंट्रोल्स, आपके इम्प्लीमेंटेशंस और आपके ऑब्जेक्टिव ज़रूर मीट होंगे। सो दीज़ कुड बी अ 5 इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन गवर्नेंस गाइडलाइंस जो कि इस सारे गवर्नेंस मॉडल को इफेक्टिव बना सकती हैं। 38 है जी, हाउ टू डेवलप इफेक्टिव सिक्योरिटी पॉलिसीज़। अभी देखते हैं कि जी ये जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं, अगर वो डेवलप करनी हो तो वो इफेक्टिव कैसे डेवलप की जा सकती हैं? कुछ गाइडलाइंस हमें बताइए। तो आप ये बता सकते हैं कि जी सबसे पहले तो आप इनको क्रिएट कीजिए पॉलिसीज़ को और जो क्रिएट करनी है पॉलिसीज़, उनकी बुनियाद क्या होनी चाहिए? आपका बिज़नेस, उनकी नीड्स, आपको या आपके बिज़नेस को यानी कितने रिस्क इन्वॉल्व हैं? और उसके बाद अगर आपका बिज़नेस जिस जगह ऑपरेट करता है, जैसा भी वो बिज़नेस है, जो भी इंडस्ट्री है, उसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी एक पॉलिसी क्रिएट कीजिए और उसको फिर रिव्यू कीजिए। यानी ऐसा नहीं है आपने पॉलिसी लिख दी है और बस काफ़ी है, मैंने लिख दिया, जाओ ले जाओ। नहीं, आप खुद लिखते हैं ड्राफ्ट, फिर आप रिव्यू करते हैं और फिर उसको आप बेहतर करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। सो इट्स आइटरेटिव प्रोसेस। आप लिखिए और उसके बाद फिर रिव्यू कीजिए। नंबर 2, जब आप ये पॉलिसी लिख लें, ठीक है, ड्राफ्ट करके फाइनलाइज़ आपने कर ली, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? इस पॉलिसी को सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, ठीक है? यानी ऐसा नहीं कि पॉलिसी बनाई, बड़ी अच्छी प्रिंट हो गई है, ज़बरदस्त माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत लिखी है और लिख के जनाब हाँ साहब ने दराज में रख के लॉक लगा दिया। तो उस पॉलिसी का क्या फ़ायदा जिसको आपने दराज में रख दिया? नहीं, बल्कि सब लोगों को बताएँ, कम्युनिकेट करें, ठीक है ना? स्प्रेड अ वर्ड अराउंड, मीटिंग्स करें, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें और एटलीस्ट सबके लिए शेयरेबल करें, सबको ईज़िली वो एक्सेस होनी चाहिए। थर्ड ये है कि आपने लिख ली, लोगों को तक़सीम भी कर दी, बाँट भी दी, शेयर भी कर दी, सबके लिए एक्सेसिबल भी कर दी, तो अब क्या ज़रूरत है कि लोगों को ऑन बोर्ड किया जाए, उनसे फॉर्मल अप्रूवल भी ली जाए और उनसे एक्नॉलेज करवाया जाए।
खासकर मैनेजमेंट से। ठीक है, मैनेजमेंट को बताया जाए कि ये हमने पॉलिसी बनाई है, लीडरशिप कहेगी जी बिल्कुल ठीक है, इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए, वो भी ऑन बोर्ड है। और अपने लोगों को जिनको आपने दिया, जिनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट की, अपनी पॉलिसी आपने कम्युनिकेट की, उनको समझाइए और बताइए, वो लोग भी आपके साथ ऑन बोर्ड हो, वो भी कहें जी बिल्कुल ठीक है, हम कंपनी की पॉलिसी को फॉलो करेंगे, हम इंशाल्लाह इसको कंप्लाई करेंगे। नंबर 4, इंश्योर अंडरस्टैंडिंग। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप लोगों को बताइए, समझाइए। कुछ वर्डिंग ऐसी हो सकती है, बाद लोगों के सवालात हो सकते हैं, वो कहते हैं नहीं हमारी पुरानी कंपनी में या फलां कंपनी में नहीं ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा है और इस वजह से है। मेक देम कन्विंस, मेक देम सेटिस्फाइड। उनको मुतमिन कीजिए, उनको इत्मीनान दिलाइए और उसके साथ साथ उनको समझाइए कि इस पॉलिसी के तहत उनकी जिम्मेदारियां क्या आती हैं। तो ऐसे लोगों को फिर समझाइए, उनको इत्मीनान दिलाइए और उनके सवालों के जवाब भी दीजिए। वो मुतमिन होंगे तो ज़ाहिर बात है फॉलो करेंगे, राइट। और फिर जो है वो क्या होना चाहिए, जो पॉलिसी आपने मैंने बनाई है वो क्या होनी चाहिए, उसके अंदर ऑडिटेबिलिटी होनी चाहिए, यानी उसका ऑडिट किया जा सके। कुछ चीजें ऐसी है ना जो कि इस नोयत की होती हैं कि उनको हम चेक नहीं कर सकते, या उनको हम कैसे चेक करें। पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो कि उसको मेजर किया जा सके, उसका ऑडिट किया जा सके। और उसके बाद फिर क्या करना चाहिए उनको, यानी उन इंडिकेटर्स को इस तरह का होना चाहिए कि वो सपोर्ट करते हो, या हम अपना ऑडिट्स कंडक्ट कर सकें और सपोर्ट करते हो कि हम अपनी कंप्लायंसेस को, चेक्स को रिव्यू कर सकें कि क्या ये पॉलिसी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। तो उसका ऑडिट कर सकें और ये भी ऑडिट कर सकें कि क्या ये पॉलिसी बिजनेस के साथ अलाइंड है, बिजनेस ऑब्जेक्ट्स के साथ अलाइंड है। नहीं, अगर खुदा न खास्ता या मिस अलाइनमेंट है तो हमें शायद दोबारा फिर रिकंसिडरेशन की और रीअलाइनमेंट की जरूरत पड़े। और लास्टली रिपोर्टिंग, एस्टैब्लिश अ मैकेनिज्म टू रिपोर्ट कंप्लायंस स्टेटस, एक्सपेक्टेशंस एंड वायलेशंस। यानी कि ये देखा जाए कि रिपोर्ट का तरीकाकार क्या होगा, क्या ईमेल करनी है, मंथली हैंड रिटन रिपोर्ट लिखनी है, प्रिंट करके सबको देनी है, उसका क्या सिलसिला होगा। और ये देखा जाए कि पॉलिसीज जो है उनका स्टेटस क्या है, उनका स्टेचर क्या है, उनका स्टैंडिंग क्या है, यानी वो किस हद तक कंप्लाई हो रही हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी इस पॉलिसी को लेके कि वो मीट हो रही हैं, नहीं हो रही, और क्या लोग इनको फॉलो कर रहे हैं या फिर कहीं कोई पॉलिसी वायलेशंस हमें नजर आ रही हैं। हेडिंग 9 है, आउटलाइन स्टेप बाय स्टेप चेंज मैनेजमेंट प्रोसीजर। ठीक है, हम जो चेंज करते हैं किसी चीज को, जिसको हम कहते हैं चेंज मैनेजमेंट, ये पूरे सिलसिले को हमने कोई चीज तब्दील करनी हो, चेंज करनी हो, तो उसका प्रोसीजर क्या है, उसका प्रोसेस क्या है या तरीकाकार क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात ये है, जो बंदा, जो डिपार्टमेंट को चेंज करना चाहेगा कुछ भी, वो क्या करता है, एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है, ये उसको करनी चाहिए, जिसको हम कह रहे हैं रिक्वेस्ट फॉर चेंज। अब ये एक फॉर्मल लेटर हो सकता है, फॉर्मल एक ईमेल हो सकती है, एक सिस्टम बना हो सकता है, उसके ऊपर जाके रिक्वेस्ट क्रिएट करनी होगी कि हमें ये चेंज करना है। अब उसके बाद ये देखा जाएगा, ये रिव्यू किया जाएगा, जो चेंज रिक्वेस्ट आई है, जाहिर बात है उसको रिव्यू किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि उसकी जरूरत क्या है। अगर जरूरत है भी तो उस चेंज का स्कोप क्या है, यानी उसमें चेंज क्या करना है। क्या खाली कलर चेंज करना है? नहीं, कलर भी नहीं चेंज करना, फला इसके साथ ये काम भी करना है, तो उसका मतलब है स्कोप तो काफी हो गया, इसमें 5-6 चीजें करनी पड़ रही हैं। तो ये क्या हो गया, स्कोप। सेकंड क्या हुआ जी, अच्छा चेंज को प्लान करना होगा। अब रिव्यू होगी, फिर ये देखा गया कि इसका इम्पैक्ट क्या है, यानी ये चेंज, खासकर अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री की, तो ये चेंज जो है ये किस किस मॉड्यूल को जाके चेंज कर रहा है या किस किस रिपोर्ट को चेंज कर रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या है। अगर ये चेंज करते हैं तो खुदा न खास्ता कोई और मॉड्यूल डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगा, हमारी इंटीग्रेशन तो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगी, हमारा बैकअप जो डेटा होता है वो तो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा, हमारी रिपोर्ट्स तो खराब नहीं हो जाएंगी, वगैरह वगैरह। फिर इसको इम्प्लीमेंट करने में कितने रिसोर्सेज दरकार होंगे, यानी ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स भी हो सकते हैं और टेक्नोलॉजी रिसोर्स भी हो सकते हैं। अच्छा, रोल बैक अगर करना पड़ती है हमें, यानी अनडू करनी पड़ती है हमें, हम चेंज करते हैं, कोई गड़बड़ हो गई, हम कहते हैं जी रोल बैक कर दें, वापस कर दें, ऐसा हो सकता है, हो सकेगा। और इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो है ना ये बनाए जाते हैं, ये लिखे जाते हैं या फिर ड्राफ्ट किए जाते हैं। ठीक है, ये प्लानिंग हो गई। थर्ड फेज में क्या होता है, अप्रूवल होती है। चेंज मैनेजर के पास या चेंज एडवाइजरी बोर्ड के पास जब ये रिक्वेस्ट जाती है, और स्टेक होल्डर्स बाकी और भी हो सकते हैं, ये क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या ये चेंज जो आई है, हमारे पास रिक्वेस्ट आई है, क्या ख्याल है ये चेंज अप्रूव की जाए या ये हमें महंगी पड़ रही है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो डिसअप्रूव कर देंगे, रहने से ये चेंज ना करें, ऐसा होता है 12। लेकिन एनीवेज उन्होंने देखना होता है कि ये चेंज करनी है या फिर नहीं करनी, और अगर ये चेंज करनी है तो प्लान ऑलरेडी होता है, या फिर चेंज को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और उस इम्प्लीमेंट जो है करने में ज़ाहिर बात है जो लोग भी रिक्वायर्ड होंगे, वो कारपेंटर हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, वो इन्वॉल्व होंगे और फिर वो चेंज को एग्जीक्यूट करेंगे या उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और इम्प्लीमेंट करने के बाद ज़ाहिर बात है आपके चेंज के बाद देखते हैं, और अगर आप देखते हैं कि चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही हैं, चेंज बिल्कुल सही प्रॉपर परफॉर्म हो गया, तो इसका मतलब ये है ठीक है, चेंज कंक्लूड हो गई है, वी आर ऑल सेट, और उसके बाद फिर अपनी डॉक्यूमेंटेशन करके उस चेंज को क्लोज कर देते हैं। और आखिर क्वेश्चन नंबर 40 आ ही गया, जिसका आपको भी इंतज़ार था और मुझे भी, क्योंकि मैं बोल बोल के थक गया हूँ अब।
ओके, व्हाट चैलेंजेस डज सीएसएमएम एड्रेसेस? ठीक है, यानी साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी मॉडल या फिर मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं। तो ये कौन से चैलेंजेस को एड्रेस करता है? सबसे पहली बात तो ये है कि हमने इससे पहले बात की कि सिक्योरिटी का जो हमारा एक नॉर्मल बिहेवियर है वो क्या रिएक्टिव है। जब तक कोई चीज़ होती नहीं है तो हम रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो ये जो मॉडल है साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी मैट्रिक्स का मॉडल, ये एड्रेस कर रहा है, ये हमें बता रहा है, ये गाइड कर रहा है कि आप रिएक्टिव ना रहें। सिक्योरिटी जो है वो रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होनी चाहिए, प्रोएक्टिव होनी चाहिए। आपको पहले से चीजें सर्च करनी है, पहले से ही चीजों को अपने प्लान करके चल, ठीक है, रिएक्टिव नहीं होना बल्कि प्रोएक्टिव होना। नंबर 2, दूसरा वो ये एड्रेस करता है कि जो हमारे कंट्रोल्स हैं वो ऐसा तो नहीं है कि कहीं सिर्फ बस लिखे हुए हैं और वो कोई ना तो इतने डिटेल है और ना वो कंसिस्टेंट है और ना वो इतने इफेक्टिव हैं। ऐसे कंट्रोल जो मैंने आपने अगर लिख भी लिए हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ड्राफ्ट भी कर लिए हैं, लेकिन उनमें ना तो कोई क्लैरिटी है, ना डिटेल है, ना उनके अंदर कोई कंसिस्टेंसी है, ना उनकी कोई इफेक्टिवनेस है, ना वो इतने यानी मौसर है, तो मुझे बताइएगा ऐसे कंट्रोल्स का क्या करना होगा? तो सीएसएमएम हमें ये कह रहा है कि आप अपने कंट्रोल्स को भी देखिए। ऐसा तो नहीं है कि वो बस सरसरी से कंट्रोल ही है, बाकी इनमें कुछ है भी कि नहीं है। ठीक है, इस चीज को भी जरा एड्रेस कीजिएगा। और थर्ड जो है वो क्या है, बॉक्स टिकिंग अप्रोच। कि ऐसा तो नहीं कि कहीं सरकार ने आपको कह दिया कि आपके पास ये एक डिवाइस जरूर होना चाहिए और उसके बाद आपने वो लेकर रख लिया, बाकी आपका एक्चुअल उससे कोई काम नहीं लेना देना। यानी हेलमेट मैंने सिर्फ इसलिए रखा कि चलान ना हो, अदरवाइज मैंने हेलमेट इसलिए नहीं रखा हुआ कि खुदा न खास्ता मुझे कोई चोट ना लगे। ठीक है ना, ये बिल्कुल ऐसी बात। जब मेरा मकसद क्या होना चाहिए कि हेलमेट मैं रख रहा हूँ अपनी सेफ्टी की। सो बॉक्स टिकिंग क्या है जी, फोकस ऑन कंप्लायंस चेकलिस्ट रादर देन एक्चुअल सिक्योरिटी। मैंने सिर्फ कंप्लायंस मीट करने के लिए रखा कि बस ये चीज सही है मैंने ले ली, अदरवाइज उससे एक्चुअल जो सिक्योरिटी है उससे लेना मकसूद नहीं था। एक्चुअल मैं रिस्क से नहीं बचना चाह रहा था या मेरे जिम्मे उतना नहीं था, बस था कि चूंकि लाइसेंस लेना है तो इसलिए ये चीज होनी चाहिए, तो इससे भी अवॉइड करना है। ये कौन कह रहा है? सीएसएमएम। चौथी चीज जिससे वो कह रहा है कि आपने अवॉइड करना है या आपने बचना है, वो क्या है? कंटेंशन बिटवीन टीम्स है। इसकी पहले भी हमने बात की थी कि लोगों के अंदर चूंकि जब वो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो फिर वो कोऑर्डिनेशन नहीं रहती और ट्रस्ट भी नहीं रहता। यानी बिजनेस वाले कहते हैं वो जब भी मसला होता है ना, ये आईटी की वजह से ही होता है अनफॉर्चुनेटली, और आईटी वाले कहते हैं यार बिजनेस वाले तो कभी खुश ही नहीं होते, जो मर्जी कर लो वगैरह। यानी एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट आएगा तो क्या होगा? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन आएगी। और जबकि हमारा गवर्नेंस मॉडल कह रहा है, हमारा कॉर्पोरेट मॉडल यही कह रहा है, फ्रेमवर्क यही कह रहा है कि बिजनेस की जो ऑब्जेक्टिव है उसके साथ आईटी को अलाइन होना चाहिए और आईटी को लिवरेज करना चाहिए बिजनेस को, ताकि बिजनेस वैल्यू डिलीवर करे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिजनेस के लोग अलग अंदाजों के बैठे हुए, आईटी के अलग, देयर इज नो कोऑर्डिनेशन, देयर इज नो कोलैबोरेशन। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पांचवी चीज, गवर्नेंस ओवरकिल, जिसकी हमने इससे पहले बात की है कि ऐसा तो नहीं है कि इतनी ज्यादा जो है वो पॉलिसीज आपने लगा दी हैं, इतनी ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक कल्चर कर दिया है और उसके बाद जो आपने इतना कुछ लगा दिया है वो ना तो इतना कोई प्रैक्टिकल उसकी इम्प्लीमेंटेशन है और न ही उसके कोई मेजरेबल रिजल्ट्स हैं। यानी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ऐसे भी नहीं है कि आप मेजर कर सकें। तो इतनी ज्यादा गवर्नेंस करने की फिर आपको क्या जरूरत है? एक्चुअली आप क्या करें, आप अपने आप को ही ओवरबर्डन कर रहे हैं। ये कुछ बुनियादी 5 चैलेंजेस हैं जो कि सीएसएमएम जो है वो एड्रेस कर रहा है या करता है, या उसकी इंटेंशन होती है कि इन 5 मेजर चैलेंजेस को भी एड्रेस किया जाना चाहिए। ठीक? तो यूँ हमारे आज 100 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। मैंने कोशिश तो की है अपनी हद तक। आई एम नॉट एन आईटी सिक्योरिटी एक्सपर्ट, मैं भी आप ही की तरह एक तालिब इल्म हूँ। बहरहाल कोई कहीं कमी कोताही रह गई है तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। बहरहाल ये कुछ एक एक्सरसाइज थी हमारी कि आपके साथ एक 100 क्वेश्चन का जो सेट है वो शेयर किया जाए, ताकि आपकी कुछ बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके या एटलीस्ट आपको कुछ गैप आइडेंटिफाई हो जाए। ये जैसे आप ये समझ लीजिए कि आईटी सिक्योरिटी वाले इंटरनल असेसमेंट करते हैं, तो ये मेरी आपकी एक इंटरनल असेसमेंट थी कि इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं और आप कितने अच्छे हैं और कुछ वल्नरेबिलिटीज या वीकनेसेस हैं तो हमने एग्जाम से पहले इनको कैसे फिक्स करना है, कैसे उनकी पैच मैनेजमेंट करनी है या कैसे उनकी रेमेडी करनी है। आपके वक्त का, आपकी तवज्जो के लिए शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। और जाते जाते बस यही गुजारिश होती है, एक तालिब इल्म को बताइए तो ज़रूर बताया करें कि क्या चीज़ें हैं जिनको बेहतर किया जा सकता है, ताकि मैं आपकी आरा को सामने रखते हुए इसमें जो कुछ तब्दीलियाँ हैं वो कर सकूँ इंशाल्लाह, और इसको और बेहतर, अच्छा और मौसर तरीके से आपके सामने पेश कर सकूँ। आपके लिए ढेरों दुआएं, अल्लाह आपको कामयाब करे, आपके लिए आसानियाँ फरमाए, और इस तालिब इल्म को भी अपनी दुआ में शामिल रखा करें। आपकी हौसला अफजाई से ही ये सब कुछ मुमकिन है। अगले किसी सब्जेक्ट में, किसी और टॉपिक में, किसी और कोर्स के अंदर आपसे बात होती है। तब तक के लिए ढेरों दुआएं। अल्लाह आपको हमेशा खैरियत से रखे और आपको हर लम्हा आसानियाँ अता फरमाए और ये आसानियाँ लोगों में बांटने की तौफीक भी अता फरमाए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।